उतार चढ़ाव के बीच फिर से कमजोरी के साथ 17,000 के नीचे निफ्टी और हफ्ते कल की मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले आज बचा है आखिरी 1.5 घंटा। कहाँ होगी क्लोजिंग और क्या करें कल एक्सपायरी की तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 3-4 बार रिकवरी के मूड में आ चुका है निफ्टी। क्या आखिरी 1.5 घंटे में होगी रिकवरी या फिर आप फिर से फिसलेंगे? डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ी देर पहले रिकवर हुए थे, अब वापस गिर चुके हैं। समझेंगे इन सारे एक्शन को और कल की एक्सपायरी की भी करेंगे तैयारी। पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात ये दीप की उतार चढ़ाव के बीच आज कारोबार होता हुआ दिख रहा है और रिकवरी के आसार बने थे और एक बार दिन के दौरान काफी मजबूती के साथ बाजार भागे भी, 17,000 के पार निकले भी, हरे निशान में दिखे भी, लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से लगभग 100 पॉइंट फिर से नीचे आ चुका है निफ्टी और निचले स्तरों से देखेंगे तो 100 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश होती दिख रही है। ऊपरी स्तरों पर 39,350 तक भी पहुंचा है, माफ कीजिएगा 38,350 तक भी पहुंचा है और नीचे की तरफ 37,825 का लो बना है। तो निचले स्तरों से बैंक निफ्टी भी रिकवर हुआ है, हालांकि अब भी कल की क्लोजिंग से नीचे। सेंसेक्स 200 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगा। फार्मा, ऑटो, आईटी ये 3 सेक्टर हैं मजबूत और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज फॉर चेंज खरीदारी होती दिख रही है और दोनों इंडेक्स हरे निशान में आपको नजर आएंगे। मेटल दबाव में है, एनर्जी शेयर दबाव में है, सरकारी बैंक आज थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, आधा से $0.5 ये सारे इंडेक्स हैं नीचे। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है, $82 के लेवल के आसपास $1 पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 81.95 यानी कि $82 के बेहद करीब है आप इस वक्त और डॉलर इंडेक्स चढ़कर 114.50 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, यानी कि दुनिया भर में करेंसी मार्केट के हाल खराब है डॉलर की मजबूती की वजह से। डाउ फ्यूचर कमजोर है, लगभग अब 150 पॉइंट कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी के साथ हमारे बाजार कमजोर होते हैं और उनकी रिकवरी के साथ हम थोड़ा रिकवर होने की कोशिश करते हैं। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, डाउ से ही हम काम चला रहे हैं। ओके, यूरोप 1 से 1.5% मजबूत है, ये भी सब उन्हीं को देखकर कमजोर है। सॉरी, मजबूत है क्या है, कमजोर है, उन्हीं को देखकर कमजोर है जिनको देखकर हम भी कमजोर है। तो यूरोप और हम एक साथ कमजोर है। बिल्कुल सर, यूरोप और हम में कमजोरी हो रही है। ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, डॉलर फिर से अप्रिशिएट हो रहा है, अच्छी बात है। कच्चे तेल पर दबाव दिखा है, सुबह थोड़ी खरीदारी आ रही थी और बाकी कमोडिटीज़ में तो बड़ी गिरावट अभी जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉटन के दाम 30,000 के नीचे आपको इस समय दिख रहे हैं, आज ही 1,200 रुपये की गिरावट आई है। बट आज का थोड़ा एक्शन समझाएं सर, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स वापस फिसल कर अभी 200 पॉइंट ही नीचे आ गया जो हमें सुबह दिख रहा है। एक बार दिन में डाउ फ्यूचर्स में भी अच्छी रिकवरी थी, थोड़ी देर पहले सिर्फ 35 अंक ही नीचे था। निफ्टी भी एक बार के लिए पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया था अनिल जी, इनफैक्ट 17,050 की एक अटेम्प्ट भी आज निफ्टी ने करी थी, बट वापस वहां से हम फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो आज यही माना जाए उतार चढ़ाव, हालांकि 300 पॉइंट की रेंज बड़ी मानी जाएगी निफ्टी के लिए, इसमें ट्रेड हो रहा है। उतार चढ़ाव वाला ही एक्शन देखें अगले 1.5 घंटे में। दीप, दोनों चीजें हो रही है इस बाजार में और दोनों ही तरफ जो अगर आप चीजें देखेंगे तो कॉन्फिडेंस की कमी दोनों ही तरह के ट्रेडर्स में। लॉन्ग करने वालों को खरीदने का मन बहुत हो रहा है, भाव देखकर मुंह में पानी आ रहा है और ऐसा लगता है कि 6 दिन गिर गया अमेरिका। फरवरी 2020 के बाद लगातार 6 दिन S&P ने पहली बार नेगेटिव बन दिया, कितने दिन देगा? सारे पैरामीटर्स पे देखें तो एक साथ सारी खबरें आना कहीं न कहीं ओवर सोल्ड होने का संकेत दे रहा है और उसके हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। और जैसे ये सब सोच के पॉजिटिव होकर खरीदारी का मन बनाते हैं और थोड़ा सा मार्केट बढ़ता तो हाँ लगता अब यहाँ से घूम रहा है, और वह घूमने का जब तक सोचते हैं और घूमता हुआ नजर आता है तब तक वापस ऊपर से घूम जाता है। ठीक नहीं पा रहा। सेम सिचुएशन मंदी करने वालों की, उनको लगता है कि थोड़ा बेचना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है, बहुत नीचे है, थोड़ा ऊपर आए तो बेचे, ऊपर आकर बेचने का मन बनाए तब तक वापस नीचे आ जाता है। सो मतलब दोनों ही तरफ आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेना आसान काम नहीं दिख रहा। ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जो ट्रेडर्स के लिए मतलब सुसाइड वाले दिन होते हैं। आप किसी भी तरफ ट्रेड करें आपके लिए मतलब स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस 80% है, पैसा बनने के 20%, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 नेगेटिव साइड पर है। ये वैसा वाला दिन आज भी है। का दिन हाँ, लेकिन नहीं इसमें स्किल काम नहीं आती ना। देखो क्या है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने की कोशिश कौन करेगा? जो ढंग ढंग का पर्वतारोही हो, जो मतलब एक्सपीरियंस है, जो माउंटेन्स पे जाने का बड़ा मतलब उसको अनुभव है, ये वो सारा अनुभव तो है। बहुत ही बढ़िया अनुभव वाला आदमी होगा वही माउंट एवरेस्ट तक जाने की कोशिश करेगा, है ना? और उनको भी वहां जाके दिक्कत आती है एक लेवल पर जाने के बाद में। बिल्कुल आती है। तेज हवा, तूफान, बर्फ, ऑक्सीजन की कमी, ये सारी ये कुछ दिन ऐसे ही है जहाँ मतलब स्किल ट्रेडर्स को भी समस्या आती है। राइट। नॉर्मल डेज में तो हम कहते हैं कि रेंज के निचले सिरे पर लीजिए, ऊपर में बेचिए, कॉन्ट्रा ट्रेड लीजिए, वो स्किल ट्रेडर का काम है। राइट। वो आम ट्रेडर तो क्या है, तेजी सबसे पहले उनसे थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो
सिर्फ तेजी नहीं, मंदी होती तो मंदी 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 भी कर लेते हैं, दोनों तरफ कर लेते हैं। बाकी 80% तो ऐसे जो खाली तेजी वाले ही हैं। राइट। कुछ और ऐसे होंगे जो तेजी के साथ मंदी भी कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है ट्रेडर्स की, वो होती है जो दोनों तरफ करना जानते हैं, जिनको हम स्किल्ड कहते हैं। राइट। जो दोनों तरफ कर लेते हैं, ट्रेडिंग रेंज के नीचे के सिरे पे आएंगे तो कॉन्ट्रा को लेकर खरीद लेंगे, ऊपर जाएंगे तो बेच भी देंगे। वो आखिरी जो जमात है वो ये वाली है जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने का इरादा रखती है और वहां पर भी वो फेल हो जाती है। तो ये वाला मार्केट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने जैसा मार्केट है, जिसमें दोनों तरफ के ट्रेड फेल हो रहे हैं, लॉन्ग साइड के भी, शॉर्ट साइड के भी, और बहुत फास्ट जिस तरह के मूव आ रहे हैं। तो आई थिंक उस लिहाज से कुछ ना करना बेहतर है। लेकिन मैं चाहता हूं, और कल भी मैंने एक कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं 1-2 दिन और ऐसा ही ट्रेड बने, उतार चढ़ाव वाला। आज बने, कल फिर बने, चाहे तो शुक्रवार को और बने। वो इसलिए दीप की 1100 पॉइंट की एक तरफा मंदी के बाद या कमजोरी के बाद निफ्टी में, अगर या बैंक निफ्टी में 3-3,500 पॉइंट गिरने के बाद अगर आप किसी एक लेवल पर आने के बाद एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखाएंगे तो फिर वो आपके लिए बेस फॉर्मेशन का संकेत बनेगा। और बेस फॉर्मेशन के संकेत आपको 2-3 चीज़ों से मिलते हैं डेटा में। पहला, आपका पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होना चाहिए। दूसरा, आप एक साइजेबल करेक्शन ऊपर से शार्प दिखा चुके हैं एक साथ। तीसरा, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो, जहाँ एग्रेसिव ट्रेडर जिसको बेचना है वो जोर से बेचना चाहता है, और एग्रेसिव बायर वो पहली बार तबीयत से खरीदने का मन बनाता है कि ये सोच के खरीदता है कि आज नहीं लिया तो कल शायद ना मिले। सो दोनों तरह के लोग जब एग्रेसिवली करते हैं और जब वॉलेटिलिटी होती है तो जाकर आपका बेस फॉर्मेशन होता है। उसकी शुरुआत थोड़ी सी कल होती दिखी, थोड़ी सी आज हुई है, लेकिन चूंकि कल वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी और परसों क्रेडिट पॉलिसी है, उस लिहाज से शुरू से आज नहीं, पिछले शुक्रवार से लेकर इस मंडे से हम लगातार ही करेंगे। ये हफ्ता तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। मन तेजी का है, लेना है 200 पॉइंट, जब घटे तब लेना है। सुबह 200 पॉइंट नीचे मिला आपको निफ्टी, मौका लेना है। 16,800 पे आपकी एंट्री हो गई, 17,000 पे होगी, 16,600 आएगा तो और लेना है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, जितना ले लिया वो बचाओ। राइट। सो ठीक है, ये वॉलेटिलिटी शुक्रवार तक को आपको निकालनी। पहले खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं हो तो कोई बात नहीं, शुक्रवार तक। ये हफ्ता ऐसे ही निकलेगा, कर सके तो ठीक, नहीं तो मत करो। कोई जबरदस्ती किसी ने कसम थोड़ी दिलाई कि आपको आज मतलब टीवी सेट खोला है या आपने अपने अकाउंट में लॉगिन किया तो ट्रेड करना ही पड़ेगा। किसी ने बोला तो है नहीं। एंजॉय करो, देखो। कई बार ट्रेड नहीं करने से ट्रेड करने से नहीं करने में ज़्यादा मजा आता है। करेक्ट। शो भी आप ढंग से एंजॉय कर पाओगे। ठीक है सर, चलिए तो ये है बाजार पर राय। लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए और नहीं करना है तो नहीं भी करिए। जैसे अनिल जी की आज का मार्केट मंत्र भी था, कुछ दिन लर्निंग के भी होते हैं, लर्निंग के लिए भी उन्हें रख दीजिए। कुछ दिन होते हैं कमाई के, जो जब मौका आएगा वो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। आइए, एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं, उससे पहले खबरें और ट्रिगर्स दोनों जान लेते हैं। हमारे इन हाउस टीम है तैयार, कुशल और अरमान। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स बाजार के? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज 3 बजे कैबिनेट के फैसलों पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। साथ ही पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ 4 बजे बैठक होगी। आईटीआई पर भी नजर रखिए, सरकार को शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फेड चेयरमैन पॉवेल और एफओएमसी मेंबर बुलार्ड पब्लिक इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। 29 सितंबर कल के दिन में इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपको बदलाव होते हुए दिखेंगे, जिसमें निफ्टी 50 में श्री सीमेंट बाहर होगा और अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी 50 का हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा और भी जो इंडाइसेस हैं उसमें भी कुछ कुछ बदलाव हैं। और लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी, यहाँ पर भी नजर रखिए, इनके जो प्रमोटर्स की तरफ से ओपन ऑफर आया था वो क्लोज होता हुआ नजर आएगा। गोवा कार्बन, यहाँ पर राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। तो देखना होगा कि कितने का ये राइट्स इशू आता है और क्या प्राइस पर आता है। एजीएम है पतंजलि फूड्स और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस का दूसरी तिमाही का जीडीपी डेटा, यूरोप का सितंबर महीने के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा, और साथ ही यूएस में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो है कोरियन डिमिलिटराइज जोन विजिट करते हुए दिखेंगे। 30 सितंबर शुक्रवार आरबीआई का ब्याज दरों पर फैसला आएगा, तो यहाँ पर ऑल इंपॉर्टेंट हमारी नजर रहेगी। साथ ही हेरिटेज फूड्स राइट्स इशू के जरिए राइट्स इशू पर बोर्ड बैठक करेगा। सेबी की अहम बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम जो मार्केट से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उस पर चर्चा होती हुई दिखेगी। मदरसन सुमी वायरिंग बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होगा। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से 3 इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिसमें सितंबर महीने का सीपीआई आंकड़ा, जापान के लिए अगस्त महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और पुतिन साहब रशियन पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए दिखेंगे। ओके, ये हो रहा है कब रशिया में? 30 तारीख, 30 तारीख मतलब शुक्रवार को। अच्छा, क्या बोलेंगे?
वो तो वही जानते हैं सर। नहीं, वो तो जानते ही है, उनसे तो पूछ नहीं सकते ना, हमें तो आपको ही पूछना है। हम अगर मौका मिलता तो हम पुतिन साहब को पूछते हैं, और ज्यादा मौका मिलता तो उनकी वाइफ को पूछते हैं, जो बता देती कि पुतिन साहब को क्या बोलना है। आपको क्या पता है? चलिए, कुछ ना कुछ अच्छा ही बोले, हम ये उम्मीद कर सकते आई हैं। थिंक वो जो यूक्रेन का टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर लिया ना, उस पर उन्होंने रेफरेंडम भी कर दिया। रेफरेंडम में रशिया को वोट्स भी मिल गए, तो वो अपना हिस्सा डिक्लेयर कर हाँ, देंगे। बोलेंगे ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, हमने वोटिंग करा दी, ऐसा। चलिए, बढ़िया है। आइए खबरें भी जान लेते हैं अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, सबसे पहले एल&टी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको 1000 से 2500 करोड़ का बीच का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये ऑर्डर जो इनको मिला है ये आसाम सरकार से मिलता हुआ दिखा है, और बिल्डिंग और फैक्ट्री कारोबार के लिए जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। टाटा मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स की टियागो ईवी जो है वो लॉन्च हो चुकी है, और इसकी शुरुआती कीमत 8.5 लाख की है। 8.5 लाख से? यस सर। सबसे सस्ती ईवी? यस सर। देखी आपने? नहीं सर। नहीं देखी सर फोटोज में दिखी थी जब लॉन्च कहाँ? किया। लॉन्च तो आज हुई है सर वो गूगल पे आ गए सर। आगे से पहले। यस सर। लाइव देखना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल। चलो, आपका लिंक खत्म करो, फिर दिखाते हैं। तो बस अरमान का लिंक खत्म होते हैं, उनको एक लाइव टियागो ईवी दिखाई जाएगी। जी, बताइए आगे। एनटीपीसी पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो 300 मेगावाट क्षमता वाला जो सोलार पीवी प्रोजेक्ट का जो है वो पहला फेज जो है वो शुरू हो चुका है, और ये पहले फेज में अगर आप देखेंगे तो 300 मेगावाट में से 150 मेगावाट के जो है वो शुरुआत हो जाएगा। कृष्णा डायग्नोस्टिक अगर रिटेल हेल्थ केयर सर्विसेज में जो है कंपनी ने एंट्री करते हुए दिखे हैं, और कंपनी की जो टोटल जो है कंपनी ने कहा है ये सर्कुलर में कि 600 सेंटर जो हैं वो इसके खोलने की योजना है। महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जो है वो अपनी जो जहां पर मौजूदगी है वहां पर वो बढ़ाएंगे। जी बिजनेस की खबर पर एक मोहर लगती हुई दिखी है कि कैबिनेट से रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों का बोनस की मंजूरी मिली है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे डीए में 4% की बढ़ोतरी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें पावर ग्रिड 62 लाख शेयर्स, आईटीसी 25 लाख, बेल 14 लाख, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 10 लाख और संवर्धन मदरसन सुमी लगभग 11 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, हो गई सारी खबरें खत्म? जी सर। दिखाऊं कार आपको? जी सर। एक ही कंडीशन पे। जी। कार देखने के बाद जिद नहीं करोगे मुझे चाहिए। राइट? ये बराबर ना? तो आइए जल्दी से आपको ले चलते हैं टियागो की एकदम लॉन्च पर। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खन्डेलवाल वहाँ पर लोकेशन पर मौजूद है, जहाँ पर ये कार इस वक्त लॉन्च हुई। टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल, देश की सबसे सस्ती ये कार लॉन्च हुई है, और कार की तस्वीरों के साथ स्वाति हमारे साथ तैयार है। स्वाति, क्या बात है, चमकती हुई कार दिख रही है एकदम, बहुत ही ज़बरदस्त। बताएं जरा क्या खास बातें हैं, एक दाम के अलावा, वो तो हमें समझ में आ रहा है कि बड़ी सस्ती रखी है, और क्या क्या खास बातें हैं इसमें? सर, दाम में ये बात ध्यान रखनी है कि पहले 10,000 कस्टमर्स के लिए ये दाम है एज अ स्पेशल इंट्रोडक्टरी प्राइस। उसमें भी 2,000 कस्टमर्स उन्होंने जो पुराने इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स हैं, जो टाटा की गाड़ियां ऑलरेडी नेक्सॉन और टाइगर चलाते थे, उनके लिए रिजर्व है। तो 8,000 को लोग के लिए ही ये प्राइस है। थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसके बाद, फिर भी आई थिंक इट्स स्टिल वेरी अफोर्डेबल। 8.5 लाख से शुरू होकर ये 11.5 ऑलमोस्ट 12 लाख तक प्राइसिंग करी है, विच आई थिंक इज क्वाइट फिनोमिनल, क्योंकि ये प्राइस पर अब तक पूरे देश में इतनी सस्ती गाड़ी नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको 350 किलोमीटर की रेंज या 325 किलोमीटर की रेंज एक सिंगल चार्ज में मिल जाए। क्या बात है, 350 किलोमीटर सिंगल चार्ज में जाएगी। अच्छा, एक तो ये हो गई खास बात की दाम कम है, बढ़ेंगे तो फिर कितने बढ़ जाएंगे? सर वो नहीं बताया उन्होंने, वो चाह रहे लोगों को। ये भी मैं बता दूं 10 अक्टूबर से ही इसकी बुकिंग शुरू हो रही है। हमारा डिलीवरी आपको अगले साल मिलेगी। नहीं, हमारा तो कोई 8,000 में नंबर लगने वाला नहीं है। बिटवीन द कप एंड द लिप। हमें तो 8,000 के बाद वाले में ही लेना पड़ेगा। तो चलिए, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, बुकिंग कब शुरू कर रहे हैं, डिलीवरी कब होगी इसकी शुरुआत, वो बताएं, कितना समय इंतजार करना पड़ेगा? सर 10 अक्टूबर से बुकिंग जी, सो 10 अक्टूबर से बुकिंग शुरू होगी और आपको डिलीवरी एक्चुअली अगले साल मिलेगी। सो बहुत लंबा वेटिंग पीरियड है, और आप उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे रखी है तो एक लॉन्ग वेटिंग पीरियड हो जाएगा। और आजकल तो बड़ी आमतौर की सी बात हो गई है कि 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर वेटिंग पीरियड हो रहा है। तो आई डोंट थिंक इतना आसान होगा इस गाड़ी को इमीडिएटली एक्वायर कर पाना। ये तो रियलिस्टिक मैं बता रही हूँ, मुश्किल है कि इमीडिएटली आप सोचें आप आज बुक करेंगे और आपको कल मिल जाएगी, ये तो दिक्कत है। और 2023 में हो रही है, तो ये भी
हमें फैक्टर इन करना है, क्योंकि न्यू ईयर में प्राइसेस बढ़ते हैं गाड़ियों के, तो थोड़ी सी प्राइस वहाँ पे भी अप्रिशिएट हो जाएगी। हमारी तरह आप भी इसे दूर से और बार बार से ही देख रही है, आपने खोल कर भी देखी है, अंदर बैठी हुई हैं, फीचर्स कैसे हैं वो पता चला है कुछ? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एम्बार्गो है इस पे, हम इतना ही दिखा सकते हैं कि अच्छा। गाड़ी पीछे है। मैंने टच फील एंड देखी है अंदर से, एंड आई कैन टेल यू दैट ऑफ कोर्स मैं ज्यादा शायद बोल नहीं सकती क्योंकि एम्बार्गो है। अच्छा। बट आई कैन से गाड़ी का भी एम्बार्गो, अब तक इंटरव्यू का सुना था। अच्छा, डेफिनेटली ये कंसिडर की जा सकती है। चलिए बढ़िया है। तो जब एम्बार्गो लिफ्ट होगा तब स्वाति से हम डिटेल में पूछेंगे, और नहीं तो हम तो जब ऑफिस आ जाएंगे वैसे ही पूछ लेंगे वो क्या क्या। अरमान, सब पता चल गया? गाड़ी देखने की इच्छा पूरी हुई? जी सर। आप खाली बोलो क्या चाहिए, तैयार है हमारा। टेस्ट ड्राइव अच्छा स्वाति, टेस्ट ड्राइव भी करवा लो, अरमान को टेस्ट ड्राइव भी करनी है, लेकिन उससे पहले स्वाति आज क्योंकि इस नवरात्रि में गहरा नीला रंग, आज उसी हिसाब से ही नीले रंग वाली लॉन्च की है, आज का कलर नीला है। मैंने तो फॉलो किया है, पता नहीं इन्होंने भी, बिकॉज इलेक्ट्रिक के लिए ब्लू इनकी एक थीम होती है। अच्छा। और इसलिए शायद कोइंसिडेंस हुआ होगा, आई डोंट थिंक इतना उन्होंने मैच करा है। चलो बढ़िया है, फिर जो भी हो बढ़िया, अच्छे दिन अच्छे कलर के साथ अच्छी गाड़ी लॉन्च हुई है। जिनको मिले उनको शुभकामनाएं, जिनको ना मिले उनको भी उम्मीद रखें जल्दी मिलेगी। धन्यवाद स्वाति पूरा ये इस कार का अपडेट देने के लिए। तो टियागो ईवी 8.5 लाख रुपए की शुरुआत के 8,000 लोगों को मिलेगी। 2,000 पहले से फिक्स हो चुके हैं। 8,000 में अगर आप सौभाग्यशाली हैं, ये बोलते बोलते हो गए होंगे अब तक तो। हाँ नहीं, 10 तारीख को शुरू हो रही है ना। नहीं बुकिंग, अच्छा बुकिंग ही 10 को शुरू हो गई। लाइन लगा दी। ओके, 9 अक्टूबर रात 12 बजे लाइन लगा दीजिए। तैयार रखे 4-5 कंप्यूटर खोल के। आजकल वो ऐसे चलते हैं बड़ी बड़ी सेल, उसमें बच्चे लोग मैंने देखा है रेडी रहते हैं। हाँ है ना। हाँ। कुछ बच्चे लोग किसी में जबरदस्त डिस्काउंट होता है, 5-6 कंप्यूटर एक आध बार मैंने नोटिस किया है ऐसा। यस। तो मैं बोला सब एक साथ बटन दबाते हैं, किसकी लॉटरी लगेगी, वैसा जिसकी लगेगी उसकी लगेगी। बढ़िया है। लेकिन फिलहाल तैयार है हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सारे के सारे, और बंसल जी हैं, जय ठक्कर साहब, मुदित जी, किरण जी, सचिन जी और आशु मदान साहब का है स्वागत। बिगुल पहला चार्ट कॉर्नर का आज क्लोजिंग शो में कुणाल सरावगी साहब हमारा साथ नहीं दे पा रहे, लेकिन बंसल जी उनकी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वाह करते हुए चार्ट कॉर्नर। और मैंने आमतौर पे ये नोटिस किया भी है कि जब बंसल जी अकेले होते तो ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं। उनको लगता है कि मुझे ज़्यादा परफॉर्म करना है, कोई ऐसा न बोल दे कोई कि कुणाल जी नहीं है तो आपका काम ढीला रह गया। राइट। उस हिसाब से ज़्यादा बेहतर काम होता है। जी बंसल जी बताएं। देखिए अनिल जी, अभी तो खरीदारी की राय है डीवीज लैब में। डीवीज लैब फार्मा फ्लेवर में है और डीवीज लैब ने एक नेकलाइन को तोड़ा है 3710 की एक नेकलाइन को तोड़ा है, और ये स्टॉक एक अच्छी तेजी का प्रबल दावेदार है। 3670 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 3740 पहला टारगेट है, 3780 दूसरा टारगेट है, और डीवीज लैब है चार्ट कॉर्नर पिक। और अनिल जी, जो कुणाल जी नहीं है उसका कारण भी आप ही हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि भैया ट्रेड मत करो, ट्रेड ना करना भी कभी अच्छा होता है, और सब जानते हैं आप कुणाल जी के सपने में आते हैं, तो शायद आपने कुछ कुणाल जी को शायद पहले से आवाज था, आप ऐसा कुछ बोलेंगे तो वो आफ्टरनून में जी गुलाटी मार गए अनिल जी। रात को सपने देखना समझ में आता है, कुणाल जी दिन में भी देखने लगे। वाह, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं। चलिए बढ़िया। लेकिन हमें तो हमारा काम हो गया, कुणाल जी ना भी हो, बंसल जी पूरी तरह से फुल फॉर्म में। डिवीज लैब खरीदारी करने की राय आपके लिए आती दिख रही, 3715 के आसपास है। 3670 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 3740 और 3780 के टारगेट के लिए। आज सुबह सुबह डिवीज लैब शुभम जी ने भी पसंद किया था 10 की कमाई में, उनकी भी पसंद की पिक रही। और आज सुबह से देखिए लगातार हमारे एक्सपर्ट सिप्ला पर बुलिश रहे हैं, सन फार्मा पर, डॉक्टर रेड्डी पर, सारे फार्मा शेयर पसंद आते दिख रहे हैं। बढ़ते आगे और आइए अब एक बार जरा मार्केट पर भी और राय ली जाए आशु सर से भी, और साथ ही साथ अगर कोई और उनकी तरफ से स्प्रेड है तो वो भी देख लें। उससे पहले जल्दी से वक्त है FII पिक का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फेस्टिव इन्वेस्टमेंट आइडिया सीजन के लिए अलग। हाँ, रोज से हमारी आदत है FI की वो पड़ी ना, तो फेस्टिव इन्वेस्टमेंट आइडिया आज दे रहे हैं आपको कोटक सिक्योरिटीज से श्रीकांत चौहान।
इस बार के नवरात्र के लिए अगर मैं कोई स्टॉक पिक अगर रेकमेंड करना चाहूंगा तो वो है एजिस लॉजिस्टिक। स्ट्रैटेजी करंट लेवल पे खरीदे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। अगर ये स्टॉक 240 या 250 के करीब अगर आता है तो बिल्कुल इसे और खरीदें और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें 210 के करीब का। हमें लगता है कि ये स्टॉक फाइनली 380 के लेवल्स को छू सकता है। जिस लॉजिस्टिक्स है पसंद श्रीकांत जी को 210 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रखें 380 रुपये का। आज सुबह भी फंडामेंटल पिक के तौर पे अविनाश जी ने भी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स दिया था, तो देखिए दोनों ही स्टॉक आते दिखे, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और एजिस लॉजिस्टिक्स। आज लॉजिस्टिक स्टॉक्स के लिए रिकमेंडेशन का दिन निकल कर आया। आइए अब करते हैं आशीष सर से मुलाकात। बताएं सर आपकी स्ट्रेटेजी और साथ ही स्प्रेड भी। अनिल जी, स्ट्रैटेजी कोई नई नहीं है। जो लास्ट एक स्प्रेड बना हुआ है वो 17,300 100 अनिल जी वो मार्जिनल प्रॉफिट या कॉस्ट में है। मुझे लगता है कि अनिल जी निकल जाना चाहिए क्योंकि वो 16,900 तक सेफ है। 16,900 अभी भी डिफेंड हो रहा है, लेकिन अनिल जी होगा नहीं होगा, इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। और अनिल जी जब कोई ऐसा लेवल हो जिसको हम होप और प्रे करते हैं ना, तो वो मतलब आपके मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने अनिल जी मंडे को भी जब नवरात्रे शुरू हुए थे तब भी मतलब कई लोगों को मतलब लगता है कि फेथ और वो अलग बात है, लेकिन जब भगवान भरोसे मार्केट हो जाती है तो अनिल जी वो चल नहीं पाएगी। मतलब नोबडी विल कम एंड गिव यू एग्जिट। तो अपना व्यू अनिल जी वही है, एक्सपायरी तक कोई रिस्पाइट नहीं मिलेगा, ना रिस्पाइट मिल रहा है। हर रोज मतलब होता है ना 10 गिर के 2 बढ़ती है, 10 गिर के 2 बढ़ती है और होप दे के जाती है और अगले दिन मतलब वो ज्यादा गिरी होती है। तो अनिल जी मार्केट में कोई रिस्पाइट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कल तक कुछ मिलेगा। और अनिल जी ये इसमें एक चीज तो जरूर हो सकती है कि हम कहें मतलब ये आप देखिए अनिल जी मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स लोएस्ट ऑफ द मंथ में है। और अनिल जी इस मंथ में जो हुआ है ना, जो पिछले 2 महीनों में वापस एक मार्केट में तेजी आई थी, जो पैसे बने थे वो सारे के सारे अनिल जी पिछले एक हफ्ते में टेक्निकली चले गए हैं। आज अनिल जी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं 2 मिनट जरूर लूंगा अनिल जी क्योंकि एक दो एस्पेक्ट्स पे बात करनी है। एक अनिल जी जैसे हमने लास्ट स्प्रेड बनाया कॉनकोर का 22 रुपए में बना था अनिल जी, नीचे है। अंबुजा में अनिल जी जितने भी पैसे बनाए हो, जो लास्ट स्प्रेड बना था उसकी कॉस्ट थी 16-17 रुपए। आप ये स्प्रेड स्टैक नहीं करते अनिल जी। मेरी तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब टू मच इंटू मैं इसमें हूँ। 17 रुपए का स्प्रेड अनिल जी, अगर वो 17 रुपए नहीं देते तो आपको मालूम है कि अंबुजा वहां से कितना नीचे है, 70 रुपए नीचे है। तो अनिल जी इस तरह के ब्रेकडाउन स्टॉक्स में होते हैं और इसलिए ये स्प्रेड बहुत जरूरी होते हैं। और लोगों को लगता है अनिल जी कि ये बोरिंग है या ये 2 बार अगर ये फ्यूचर लिया तो अच्छा होता है। अनिल जी फ्यूचर की जब मार पड़ती है ना तो ऐसी पड़ती है कि मार्केट में वापस आने नहीं देते। और अनिल जी सब कहते हैं कि स्टॉप लॉसेस है, स्टॉप लॉसेस दिए थे ओवरनाइट, विशफुल थिंकिंग। और ये अनिल जी जो कंडीशनिंग होती है, स्टॉप लॉसेस नहीं कभी भी नहीं मतलब काम कर सकते। और जो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं अनिल जी कोई बच नहीं पाता। तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था। और अनिल जी तीसरा स्प्रेड डी का था। तो अनिल जी 4 स्प्रेड के तो अपडेट है, मार्केट का अपडेट अनिल जी बीच में आप मतलब कुछ दिन पहले हम तेजी में थे और इस मंदी में मतलब आखिरी 400 पॉइंट को छोड़ दूं तो अनिल जी बीच में 400 पॉइंट में मंदी में नहीं था। तो बहुत लोग अनिल जी मुझसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं थे, क्या अनिल जी आपको प्रेशर करते हैं, आप पैनल के उसमें आ जाते हैं। तो अनिल जी आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ और बार बार कहता हूँ, पर्सनली भी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं करता, ना मेरे पर ना मिस्टर हनी सिंह जी का मेरे पे कभी कोई प्रेशर होता है, ना किसी मैं पैनल के उसमें आता हूँ। जरूर हाउस कॉल को जरूर कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है, मतलब एज ए डिस्क्लेमर में दे रहा हूँ कि हमें अपनी हाउस कॉल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अलाइनमेंट रखनी है। पर अदरवाइज अनिल जी मैं किसी प्रेशर में नहीं आता हूँ। अगर मैं पिछले दिनों में तेजी में था तो कोई प्रेशर में नहीं था और जब मंदी में आया हूँ तो कोई प्रेशर नहीं है। टोटली मेरे व्यूज होते हैं और जो मुझे मार्केट में दिखता है मैं वो कहता हूँ। सो हैविंग सेड दैट अनिल जी एक और चीज बोलूंगा, मार्केट ओवरसोल्ड नहीं है। ओवरसोल्ड मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करती, उसके बाउंस बड़े शार्प होते हैं, शॉर्ट कवरिंग बहुत शार्प होती है। यह अनिल जी लॉन्ग अनवाइंडिंग है, लोग फिर कट रहे हैं। पर अनिल जी कटने के बाद ना मेरे को अभी भी जो अक्टूबर की बात है, एक बार वो लॉस हो जाता है, कट जाता है, वहां से बाउंस आता है। क्या वो बाउंस आएगा, क्या वो सस्टेनेबल रहेगा, अभी मैं उस चीज से कन्विंस नहीं हूं। तो अनिल जी इट विल बी टू अर्ली टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। बट प्रेजेंट तो अनिल जी ये है कि कल अभी क्या हो रहा है, अनिल जी फील्डिंग कर रहे हैं। जो लोग जहां फंसे हुए अनिल जी होता है ना, फील्डिंग कर रहे हैं कि कल की एक्सपायरी से पहले कितना बच सकते हैं। और अनिल जी हर भाव पे मतलब 40,500 के लेवल पे भी जिसने 37,500 की पुट बेची थी ना 15 रुपए की, वो भी आज 150 रुपए हो गई थी अनिल जी सुबह। तो किसी भाव के पुट सेलर, इसलिए मैं अनिल जी बार बार कहता हूं कि पैसा कमाया हुआ जो पुट है ना वो ऐसी अप्सरा है
कि वो ऐसा आपका पैसा लेके जाएगी कि छोड़ेगा ही नहीं मतलब पुट का सेलर को। तो अनिल जी हर लेवल का पुट सेलर फंसा हुआ है। अब कहीं से बाउंस बैक आ जाए मीनिंगफुल तो मुझे लगता नहीं है। तो कल तक तो अनिल जी फील्डिंग करनी है, संभालना है, और जो स्प्रेड्स है मतलब दोनों तीनों मैंने बताया, किसी में 17 रुपए गए, किसी में 22 रुपए गए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन थैंकफुली अगर एक एक फ्यूचर भी होता, अनिल जी जितने ब्रेकडाउन पकड़े हैं हिंडाल्को 60 रुपए नीचे, 50 रुपए नीचे, टाटा पावर, टाटा मोटर गंजी, सब में इतने बड़े बड़े पैसे चले जाते हैं कि अगर ऑप्शन के थ्रू ना हो। और ये फिर हम भूल जाते हैं जी, क्योंकि फिर 2 महीने ठीक रहेंगे, फिर फ्यूचर में पैसे आएंगे, फिर ठीक लगेगा, फिर लगेगा नहीं यार ये बेटर है। और ये ऐसे तो अनिल जी ये मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। और मैं एक बात फिर बार बार बोल रहा हूँ अनिल जी, ओवरसोल्ड मार्केट बिल्कुल नहीं है। ये मार्केट बॉट थी, ओवरबॉट नहीं थी। लेकिन अनिल जी जो जिस तरह से टूटा है उसमें ग्लोबल रीजन और आने वाला जो टाइम है अनिल जी वो कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मतलब बीच में जो हो गया तो हो गया, वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। तो मुझे लगता है कि बाउंस बैक मीनिंगफुल आएगा नहीं, आएगा तो उसके अंदर अभी फंसना नहीं चाहिए। आई थिंक मार्केट विल गिव अस एनफ अपॉर्चुनिटीज टू एंटर। मतलब जस्ट बिकॉज 1000 पॉइंट वो घट गई है या 3000 तो मैं लॉ ऑफ एवरेज से करने लग जाऊंगी। इस मैच में तो विराट कोहली रन बनाएगा, जरूरी नहीं है अनिल जी, वो लॉन्ग पैच ऑफ नॉन फॉर्म भी चल सकता है। तो ये अनिल जी मेरे को मतलब मेरी तरफ से है। ठीक बात है। आशीष सर का एनालिसिस यही है कि फिलहाल अभी और कमजोरी दिख सकती है, एटलीस्ट कल तक, कल की एक्सपायरी तक तो आपको कोई बड़ी रिलीफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारे ट्रेडर्स फंसे हुए हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो आशीष सर ने कही कि तेजी बोलने के लिए भी या मंदी बोलने के लिए भी न तो कोई दबाव है न कोई रोक टोक है, वो मैं हमारे दर्शकों को, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला आशु जी, और मैं आपको उसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते भी हैं कि आप मंदी बोलते हैं तो मैं आपको कम पसंद करता हूँ, या वसीम साहब तेजी बोलते तो उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि मेरे लिए सारे एक्सपर्ट्स उतने ही प्रिय और उतने ही सम्मानीय हैं जैसे सब लोग हैं। किसी में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो एक्सक्लूसिव हमारे पैनल पे हैं या अदरवाइज भी कोई सारे चैनल्स पे जाके आने वाले हैं, उन मेहमानों के लिए भी उतना ही सम्मान है। अगर वो अच्छे नहीं हैं तो मैं बुला ही क्यों रहा हूँ। बिल्कुल। और अगर मैं अपने चैनल पे और पैनल पे बिठा रहा हूँ तो डेफिनेटली वो काफ़ी नॉलेज रखते हैं, सम्मान के लायक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एक्सट्रीम व्यू मंदी के वक्त आशु जी का आप सुनते हैं, जो एक्सट्रीम व्यू वसीम साहब का तेजी के वक्त सुनते हैं, न मैं उनको रोकता हूँ न इनको रोकता हूँ। करेक्ट। और मेरा व्यू कई बार अलग तरह का होता है। मैं शायद बैलेंस बना के अपने हिसाब से बोलता हूँ, और वो बैलेंस बनाता हूँ तो भी मुझ पर ना आशु जी का दबाव है ना वसीम साहब का है। वो मेरी अपनी। अभी देखिए आशु जी ने बोला मंदी, मैं भी थोड़ी देर बाद 2:30 बजे मैं बोलूंगा कि लेने का टाइम है, तो मुझ पर कौन सा दबाव है आशु जी से। सो हर एक का अपना अपना एनालिसिस है। एज अ व्यूअर आपको जो आदमी अच्छा लगे, जिस पे आपको भरोसा हो, उसे फॉलो करें, पहली चीज। और जनाब अगर आपको लगता है कि दोनों अलग एक्सट्रीम व्यू आ रहे हैं, उसमें मैं कंफ्यूज हूं, तो या तो अपने दिमाग से करें या ना करें। से अल्टीमेटली पैसे आपके हैं, प्रॉफिट और लॉस आपका है। हर आदमी का मार्केट पर अलग अलग व्यू हो सकता है, हर एक स्टॉक पर हर मोमेंट 2 अलग व्यू है, इसीलिए सौदा होता है। एग्जैक्टली। नहीं तो स्टॉक हमेशा या तो सब तेजी के व्यू में हो तो ऊपर के सर्किट पर रहेगा, सब मंदी के व्यू में तो नीचे के सर्किट पर रहेगा। एग्जैक्टली। एक आदमी को खराब लग रहा है इसलिए वो बेच रहा है, दूसरे आदमी को अच्छा लग रहा है इसलिए खरीद रहा है, तब जाके ट्रेड हो रहा है। इसलिए हर एक के व्यू का रेस्पेक्ट है, सम्मान है। आपको अगर कहीं कंफ्यूजन लगता है दूर रहें, डर लगता है अपने हिसाब से रहें, और आपको जिसकी स्ट्रेटेजी ठीक लगती है, किसी को लग सकता है कि हाँ भाई टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, किसी को लगता है कि नहीं वसीम साहब की तरह मैं हमेशा तेजी में रहना है, किसी को लगता है कि आशु जी जब हम डराते तो हमें पीछे हो जाना है। ये आपके ऊपर है, सबकी अपनी ओपिनियन है। आशु सर, बात मैंने आपकी बराबर रख दी। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लेकिन अनिल जी एक चीज है जो मतलब मेरे पास नहीं है। देखो मंदी में अनिल जी देखिए नुकसान हो रहा होता है, खुशी तो नहीं होती है। तो मैं आपके साथ मतलब स्टूडियो में भंगड़ा या डांस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मतलब बाकी आपके साथ बैठ के खाना जरूर खा लूंगा अनिल जी। डांस के तो फोटो आए थे आपके वैसे। हाँ डांस तो आपका भी 18,000 रुपये हुआ था, भले बैंकॉक में हुआ हो, हुआ तो था, बिल्कुल हुआ था। बस फर्क इतना है कि आपने 18,000 बोल के नहीं किया। हाँ जी अनिल जी सही। आपने 18,000 बोल के नहीं किया, लेकिन डांस तो आपका भी जोरदार था। अनिल जी सही पकड़े हैं। हाँ अच्छा, भाई द वे सही पकड़े हैं, लोगों ने तारीफ बहुत की डांस की। बिल्कुल। आशु जी का भी डांस देखने लायक है। नहीं देखिए, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मार्केट ऊपर नीचे हमेशा चलता रहेगा। और अच्छा एक और आशु जी, मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की आजकल, एक और नए वो इस ट्रिगर पे भी मैं काम कर रहा हूँ, आप भी करें। जब ट्विटर पे बहुत जरूरत से ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगे, तब भी मार्केट के थोड़े बॉटम बनने के संकेत आते हैं। पिछली बार 15,200 पे हमने ऐसा, अब की बार जरा आप भी इसे देखिएगा कि कब इस तरह के संकेत आने लगे, ताकि एक, क्योंकि पहले तो क्या होता था, पहले बड़ा आसान काम था,
4-5 रिटेल ब्रोकर के यहाँ फोन करो, और जब रिटेल ब्रोकर के यहाँ हमेशा पे ही ना है और सारे के सारे रिटेल ओवरबोट हैं, आप समझ लो कि मतलब मार्केट टॉप बना देगा। और जब सबका पोजीशन खाली हो गया, ये हो गया, तब ये बहुत आसान था। लेकिन अब आजकल रिटेल आउट स्मार्ट हो गए, बेचते नहीं है जल्दी से, पकड़ के बैठे रहेंगे, लॉस में रहेंगे, बेचेंगे नहीं। ये बात सही है, लॉस में जो आशु जी कह रहे हैं बात सही है कि बहुत सारे लोग लॉस में, लेकिन सबको उम्मीद है कि आज ही कल आएगा, और आता भी है भाव, अब तक आ रहा है। 2020 के बाद हर बार आपको एक एग्जिट मिलता है। अब वो अलग बात है, एक से बेच के दूसरे में घुस जाते हैं, वो अलग बात है ना, लेकिन मिलता तो है। सो इसलिए आजकल रिटेल वो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, इसलिए हम नए नए फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं कि कितना ज्यादा ट्रोलिंग होती है उसके बेसिस पे डिसाइड करें। आइए बढ़ते आगे, तब तक जल्दी से कुछ और बिगुल का वक्त है। जय तैयार है, पहले जय का जैकपॉट। जय बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। अनिल जी, एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है वोलेटाइल मार्केट्स में। इंडेक्स में तो एक अच्छा बाउंस अनिल जी मॉर्निंग में हमें देखने मिला एज एंटिसिपेटेड। अब एक स्टॉक है जो एचयूएल में जो हिसाब से ब्रेकआउट आया था, वही हिसाब से सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट एशियन पेंट्स में देखने मिल रहा है। एशियन पेंट्स का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 27 अक्टूबर की एक्सपायरी का 3550 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। 145 से एक रेंज देता हूं जी, 145 से लेकर 150 की रेंज में खरीदे। 3550 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस नीचे में प्लेस करना होगा, दैट वुड बी एट 118 पर एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए इसका। तो लगभग अनिल जी 30 पॉइंट के आसपास का एक डाउनसाइड रिस्क होगा, और 200 का लॉट है तो करीब 6000 रुपए का एक लॉट पे। टारगेट ऊपर में जो अनिल जी इसके निकल कर आ रहे हैं, दैट इज 195 एंड 220। 195 220 ये दो टारगेट्स के लिए 3550 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एशियन पेंट्स का निकाले। बहुत ही जबरदस्त अनिल जी इसमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। एंड कुछ दिनों पहले एफएमसीजी स्टॉक जब चल रहे थे, उसमें से एचयूएल ने पहले ऐसा ब्रेकआउट दिया था। सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट एशियन पेंट्स के चार्ट्स पे भी नजर आ रहा है। ओके, एशियन पेंट्स, ओके। यहाँ पर खरीदारी करने की राय जय की तरफ से आ रही है। ठीक है, लेते 3550 वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय। एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन है जहां खरीदारी करनी। बराबर तो बोला ना मैं, आप तो सही बोल रहे, मैं गलत ना बोल दूं कहीं। नहीं अनिल जी, मैं बस वही जानबूझ के कोशिश किया अनिल जी अलग तरीके से बोलने के लिए, और आपने परफेक्ट नोटिस भी किया अनिल जी। हाँ, मैं तो मेरा बस चल रहा, स्पेलिंग भी चेंज करा दूं, AJIAN करा दूं। तो क्या झंझटी खत्म, सभी एजियन बोलना चाहिए। सबसे पहले बंसल जी हमारा चालू हो जाए, जे देखते ही जे एजियन नहीं बोलेंगे हमारे। मेन तो चीज क्या, बंसल जी को चेंज करवाना बड़ा भारी काम है। आइए, तब तक तैयार है सचिन जी बिगुल उनके लिए BTST का। जी सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर काफी समय के बाद ये पर्टिकुलर सेक्टर बजिंग में है, एंड जिस तरीके से डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने एक मूव दी है, उसी तरीके से मुझे लग रहा है मेट्रोपोलिस भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट के कगार पे है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चरल बदलाव होना चाहिए। जो लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, वहां से मुझे लग रहा है एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेट्रोपोलिस में भी एस्टैब्लिश हो रही है। तो अक्टूबर के मैं लेवल्स दे रहा हूँ जो लगभग इसके फ्यूचर्स 1532 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। तो आपको खरीदारी करनी है मेट्रोपोलिस के अक्टूबर के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1510 के आसपास लगाना है। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 1555 के आसपास का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1620 का। खरीदारी करनी है मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में। ये पर्टिकुलर कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, बट ऑप्शन द्वारा भी यहाँ पर रणनीति की जा सकती है। तो यहाँ पर 1500 का ही एट द मनी का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हो। 100 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है, तो सिमिलर लेवल्स के आसपास है। ब्रेकआउट जल्दी नजर आना चाहिए। एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश हुए, उसकी वजह से मुझे लगता है ट्रेंड में भी एक काफी बड़ा बदलाव होगा। तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस में खरीदारी करने की राय। और एशियन पेंट्स की जो अभी बात चल रही थी, पिक ऑफ द वीक था इस बार हिमांशु जी का, और टारगेट हिट करने की खबर हिमांशु जी ने हमें भेज दी है। आपका संदेश मिल चुका है। टारगेट हिट की मुहर हिमांशु जी पर नहीं, एशियन पेंट के स्टॉक पर लगाएं। ये आपके लिए। आइए बिगुल मुनाफे वाला मुदित का। मुदित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून टीम। बिल्कुल, देखिए एक स्टॉक को बाय करना है जहां पर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और जहां मार्केट में लास्ट 3 सेशन से जितना अच्छा करेक्शन देखने को मिला, ये स्टॉक अपने लोज होल्ड कर पा रहा है और बाउंस बैक दिखा रहा है।
मैं बात कर रहा हूँ मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। 94 स्पॉट के लेवल है, हमें लगता है 1 से 2 दिन के अंदर 98 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस आएगा 92 का। स्टॉक में काफी करेक्शन हुआ, लास्ट 3 दिनों के लोज स्टॉक ने होल्ड किया और वहां से कुछ बाउंस बैक ये काउंटर दिखा रहा है। जिस तरह के डेरिवेटिव डाटा बन रहे हैं, एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। हमें लगता है यहाँ पर बाय करके चलेंगे 98 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आएगा 92 का। मनापुरम मुथूट एक्शन में आते हुए दिख रहे, बड़े दिनों बाद भूले बिसरे स्टॉक का जमाना लौटा है, कोई तो याद कर रहा है। मोदी जी देखो, मुनाफा जो भी हो, आपको याद तो बहुत लोग करेंगे कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं, इस शेयर को उठाने की कोशिश 3 डिजिट में पहुंचा नहीं की है। आइए ऐसे ही एक और अच्छे आदमी से करते हैं मुलाकात। सेठी साहब है हमारे साथ तैयार, सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक में खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। करो सर, बताओ पहला कौन सा? अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जो अभी 1034 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसका मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 1075 का। स्टॉप लॉस रखना है 1020 रुपए का। भारत की एक लीडिंग कंपनी है, स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाने वाली, मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, 55% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। और ये कंपनी के जो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स है वो काम आते हैं अर्बन इंफ्रा, हाउसिंग, फिर इरिगेशन, सोलर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स और वेयर हाउसिंग। तो ये सब सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। और हाल ही में इनका एक रायपुर में मेगा प्लांट ऑपरेशन में आया है, जो सितंबर ये इसी महीने फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है और एक जबरदस्त मतलब यहाँ से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएगी कंपनी। कलर कोटेड प्रोडक्ट्स, जो हेवी स्ट्रक्चरल ट्यूब्स है उसमें कलर कोटेड प्रोडक्ट्स बनाएगी, जहाँ से इनके मार्जिन्स में और सुधार होने की संभावना है। फिर एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 800 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, 50,000 रिटेलर्स। फिर इन्होंने एक साउथ की कंपनी शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, जो कि साउथ में बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, उसमें भी 10% हिस्सेदारी ली है, जो कि इनके लिए बड़ा पॉजिटिव है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और स्टील प्राइसेस जो गिरे हुए हैं उसका एक फायदा होना है। फिर इन्होंने एक आलीशान ऐप करके एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, जिससे 40,000 फैब्रिकेटर्स को कनेक्ट करते हैं। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 29%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34%, जबरदस्त जून क्वार्टर था। और ये जो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स है, ये भारत में बहुत ही मतलब कंपेयर टू डेवलप वर्ल्ड डिमांड काफी कम है, भारत में यूज कम है, तो ये आने वाले सालों में बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है इस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स को इस खराब बाजार में बिल्कुल खरीदना चाहिए। ईयरली हाइट से भी काफी कुछ थोड़ा करेक्टेड है स्टॉक, बट करंट लेवल्स में खरीद के मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट 1075 और 1020 का स्टॉप लॉस। एपीएल अपोलो ये है पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए। दूसरा सर? दूसरा स्टॉक अनिल जी, सेक्टर वापस से जो फोकस में आया है, सीमेंट का सेक्टर। अब 2-3 दिनों की अच्छी खासी गिरावट के बाद ये सेक्टर वापस से आज फोकस में है। स्टॉक का नाम है, थोड़े दिन पहले भी मैंने रिकमेंड किया था, स्टार सीमेंट, और उस समय के बाद अच्छी तेजी हुई, फिर अभी 2-3 दिन की गिरावट में वापस से करेक्ट होकर 102 के लेवल पे आया है, बट यहाँ पे वापस खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 112 का, स्टॉप लॉस 98 का। ये नॉर्थ ईस्ट बेस्ड सीमेंट कंपनी है, जो कि मेनली इनका प्लांट है मेघालय में, जहाँ पे लाइमस्टोन उपलब्ध है एबंडेंट क्वांटिटी में, तो इसके कारण इनके मार्जिन्स भी अच्छे हैं। फिर इन्होंने हाल ही में एक सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में 2 मिलियन टन का प्लांट शुरू किया है, और फिर अब ये 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनको तो कैटर करते ही हैं, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, बिहार को भी कैटर करते हैं। सॉलिड फंडामेंटल्स है, एक जीरो डेट कंपनी, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 67% की हिस्सेदारी है, और डीआईज भी अराउंड 14-15% स्टेक ओन करते हैं। बाकी अनिल जी, नॉर्थ ईस्ट में मोदी गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कई सारे शुरू किए हैं, एक चाइना से प्रोक्सिमिटी के कारण भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, और बाकी हाउसिंग की डिमांड है, इंफ्रा की डिमांड है, तो इन सबको देखते हुए फिर हाल ही में प्राइस हाइक भी हुआ है नॉर्थ और ईस्ट में, तो उसका भी फायदा होना है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है जिस तरह से आज हम वापिस से इंडिया सीमेंट 7-8% ऊपर, फिर अंबुजा सीमेंट में तेजी देख रहे हैं, सीमेंट सेक्टर अच्छा ही करना चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 112 का टारगेट और 98 का स्टॉप लॉस। स्टार सीमेंट ये है खरीदारी करने की राय, 98 का स्टॉप लॉस, 112 का टारगेट। 2 बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से। चलिए, तो ये है आपके लिए 2 कैश कॉल्स, रखिए इस पर नजर है। अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी पे अपनी डेटा क्या कह रहा है इस समय, आइए समझते हैं। बिल्कुल, मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स तो और गिर गया है सर, 225 अंक नीचे। जब हमने शो की शुरुआत करी थी वहां से भी करीब 50 अंक की गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स में देखिए। निफ्टी 100 अंक नीचे है, बैंक निफ्टी 400 अंक नीचे है,
यूरोप में आप 1.5% ऑलमोस्ट 2% की गिरावट देख रहे हैं। कच्चा तेल कमजोर है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है, रुपया भी कमजोर है। एशिया में भी 1.5 से 2% की गिरावट, इनफैक्ट हांगकांग तो 3.5% गिरा था। तो अच्छी खबर तो कहीं पे भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे बाजार रिलेटिवली बेटर है अगर आप बाकी ग्लोबल मार्केट्स को इस समय देखें तो। बताएं सर क्या करना है? पहली चीज तो दीप ये कि 17,000 के ऊपर टिकना और बंद होना बहुत जरूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि 17,000 के पुट पर 85 लाख शेयर हैं और 17,000 के कॉल्स पर 106 लाख यानी 1 करोड़ 6 लाख शेयर हैं। ठीक है, तो 17,000 आपके लिए एक बार अब सुना है ना, तो 17,000 17,025 ऊपर जो है ना रुकावट की लेवल हो गई है। सो अगर बाजार को मजबूत होना है आज तो 17,025 के ऊपर टिकना जरूरी है। उसके ऊपर टिके तो ही मजबूती माननी है, अदरवाइज कमजोरी है, उस कमजोरी को हम आगे और बढ़ाने पहली चीज। क्योंकि 1 करोड़ 6 लाख शेयर जिसमें से 67 लाख शेयर आज ही जुड़े, ये आपको ज़्यादा 17,000 के पार निकलने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे। और डेटा माफ़ कीजिएगा, डेटा के लिहाज से इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि आपको क्लोजिंग आज 17,000 के नीचे देखनी पड़ेगी। अच्छा, लग भी रहा है। हाँ, डेटा बताया 17,000 के नीचे आपको क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। कहाँ तक देखनी पड़ सकती है? हल्का फुल्का सपोर्ट 17,900 पर है, जहाँ पुट में 85 लाख शेयर है, और उसके बाद 16,800 पर 88 लाख शेयर। तो 16,800 से 16,900 की रेंज में कहीं मजबूत सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा क्लोजिंग के लिहाज से, ये डेटा दिखा रहा है। अब वो 900 पे रुक जाता है, 925 पे या 850 तक, ये देखने वाली बात है। लेकिन 17,000 के नीचे बंद होंगे, ये तो डेटा में साफ नजर आ रहा है। तो मैं कई बार जब बोलता हूँ ना, कल जैसे मैं बोल रहा था 17,000 के ऊपर बंद होगा या वहाँ बंद होगा, कल वो डेटा में दिख रहा था वहाँ सपोर्ट के लिहाज से। आज वो लेवल आपके लिए रुकावट का लेवल हो गया, क्योंकि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़कर आया है और वो बड़ा लेवल हो गया, और उसके नीचे आज आपने काफ़ी वक्त बिताया। ऐसा नहीं कि टच एंड गो हो गया। कल और परसों आपने थोड़े समय के लिए 17,000 तोड़ा था, लेकिन जल्दी से ऊपर आ गए। आज 17,000 के ऊपर थोड़ी सी देर रहे हैं, नीचे ज्यादा टाइम पास हो रहा है। एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। इसलिए आपको 17,000 के नीचे की क्लोजिंग के लिए आज तैयार होना है। ठीक है, क्लियर है? अंडरस्टूड। एक चीज, बैंक। अब आइए और बैंक निफ्टी 38,000 यही मेक और ब्रेक लेवल है, जिसके नीचे आप अभी आए हैं। क्यों? 38,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 46 लाख शेयर, जिसमें से 25 लाख शेयर आज जुड़े हैं। दीप, कायदे से मेरे हिसाब से 38,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए आज बैंक निफ्टी में। अगर निफ्टी में मैं 17,000 के ऊपर की नहीं देख रहा, तो बैंक निफ्टी में 38,000 के नीचे की नहीं देख रहा। क्लोजिंग बेसिस पे 38,000 होल्ड होना चाहिए, अनलेस कि डाउ फ्यूचर्स ही बहुत 300-400 पॉइंट गिर जाए, तब तो कहना मुश्किल है। अभी तो 200 सवा 200 है। अगर इतने ही कमजोर रहे हम डाउ फ्यूचर्स पे तो हम 38,000 को होल्ड कर लेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, भले अभी नीचे है। अगर नहीं हुआ तो फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपके लिए सीधा 37,650 से 37,750, 650 से 750 निकल कर आता है। यानी कि यहाँ से 350-400 पॉइंट की जगह खुल जाती है आज और कल के बीच में, अगर आप 38,000 के नीचे आज बंद होते हैं तो। इसलिए आज हमने क्लोजिंग स्टॉप लॉस 37,950 दिया था, राइट? तो लगभग उसी के आसपास ट्रेड करा है। तो मेरे हिसाब से बंद होते होते एक बार रिकवरी दे सकता है, जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है। तो बैंक निफ्टी में 38,000 के ऊपर देने की संभावना है, निफ्टी में 17,000 के नीचे बंद होने की संभावना आज के लिए। ऊपर गए तो भी बैंक निफ्टी में आप 38,500 तो क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, अब भूल ही जाइए। इनफैक्ट 38,200 के आसपास भी आकर अब आपको प्रेशर आने लगेगा, 200 से 250 के आसपास। तो मामला तो खराब ही है। अगर कहीं कुछ बदलना है तो डाउ फ्यूचर ही बदलेगा, अगर उसने कहीं मूड बदला तो अलग है, बाकी तो रिकवरी की कोई खास उम्मीद ऐसी है नहीं। डेटा तो निफ्टी में साफ तौर पर 17,000 के नीचे के बन गए हैं और 17,000 के नीचे की क्लोजिंग के लिए लंबे समय बाद तैयार होना चाहिए। हमारी टीम बताएगी कि आखिरी बार हमने 17,000 के नीचे क्लोजिंग कब देखी थी, कितने दिनों बाद हम फिर से 17,000 के नीचे बंद हो रहे हैं। खाली अगर बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर बंद हो जाए तो ही अपने आप में अचीवमेंट ही समझिएगा आज के लिए। अभी तो इस तरह के डेटा है। बदलेंगे सिर्फ एक वजह से, अगर डाउ फ्यूचर्स में बदलाव हुआ तो। राइट। इस वक्त हम अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं। हम मतलब हमारे मार्केट, हम पूरी तरह से डाउ फ्यूचर्स पर डिपेंडेंट है। डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट रह जाएंगे नीचे तो हम धड़ से ऊपर आ जाएंगे, 250 पॉइंट के 300 पॉइंट 350 पॉइंट हो गए तो हम पिट जाएंगे। उधर ही देख के ट्रेड हो रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड। आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीने, मैं एग्जैक्ट डेट में आपको निकाल के देता हूँ, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद आप 17,000 के नीचे क्लोज होंगे अगर आप होंगे तो। भसीन साहब का भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुलाकात कर ली जाए 2:45 बजे भसीन के हसीन शेयर्स। नमस्कार भसीन साहब, स्वागत है सर आपका। एक बार फिर से आज लगातार छठा दिन है कमजोरी का, रिकवरी आ रही है लेकिन टिकाऊ नहीं है।
बताएं सर आपका व्यू और साथ ही अपडेट्स। आप तो अनिल जी देखिए, वॉलेटिलिटी तो आप ही बता रहे हैं ना, बिकॉज डाउ फ्यूचर देख के आदमी क्या लेगा और बेचेगा। सुबह मंदी वालों की तो अच्छी वेट लगाई, जब वापस ले गए 17,3300, तो सौदा दोनों तरफ से कट रहा है। और मेरा कहना यह है, सोमवार से वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, बाजार भी स्थिर हो जाएगा। एक बारी कॉन्फिडेंस कैसे आता है, अगर बाजार में प्राइसेस स्थिर मिले, और स्थिर प्राइसेस के लिए वॉलेटिलिटी कम है, जो एक इवेंट है, और उसके लिए हम कल परसों आपका आरबीआई भी हो जाएगा। लेकिन लॉट ऑफ बैड न्यूज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स आर ऑल प्राइसिंग इन द वर्स्ट, और वहां से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आ रहा है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ अक्टूबर विल टर्न आउट टू बी एक्सीलेंट मंथ फॉर इक्विटीज। इस कारण से अपना निवेश कायम रखिए। आपको सुबह टाटा मोटर और अशोक लीलैंड कहा था, मैं कायम हूँ। टाटा मोटर सुबह 408 बिक गया था, वो आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 400 वाली 408 आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन यहाँ लेने की चेष्टा कीजिए। अब आपके लिए एक कैश का काउंटर बाय है और एक फ्यूचर है, आप कहे तो मैं शुरू करूँ। बिल्कुल सर, प्लीज बताएं। तो अनिल जी, मैंने पहले भी कहा था, अनुपम रसायन, देखिए इसमें it is one of the biggest super specialty chemical maker. It has 28 MNC suppliers, Mitsubishi, Syngenta, Sumitomo Wire, 28% मार्जिन है हाई एंड सुपर स्पेशलिटी केमिकल में। और जो QIP आएगा, इट विल गो टू वेरी वेरी बिग नेम। इस शेयर का भाव 1,100-1,100 रुपए एंड ऑफ द ईयर आपको दिख जाएगा। तो यू कैन सी व्हाट टाइप ऑफ रिटर्न यू कैन गेट, एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन दिस सुपर स्पेशलिटी प्लेस। आपको पता है चाइना से और अब यूरोप से भी आउटसोर्सिंग एंड सुपर स्पेशलिटी केमिकल्स आर गैदरिंग स्टीम। तो अनुपम रसायन इज माय टॉप पिक फॉर अ टारगेट ऑफ 1,100 बाय द 31st December। दूसरा पिक है अनिल जी, अगेन जो मैं कह रहा हूँ कि बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स इज हाई एंड यू कैन नॉट बट मेक मनी इन कॉनकॉर्ड। 687 689 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 668, टारगेट ऑफ 980। के लिए दो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है, एक तो अनुपम रसायन जहां पर डिलीवरी के लिहाज से खरीदारी, और दूसरा है कॉनकोर जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। हाँ, यहाँ पर 980 बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए कॉनकोर में भी है। आई थिंक आज एजीएम भी है कंपनी की, कॉनकोर की है ना, आई थिंक। हाँ, आज एजीएम भी, करेक्ट, आज एजीएम है। तो देखते हैं वहाँ पर किस तरह की कोई डेवलपमेंट होते हैं या नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे भाइयों। किसी के चार्ट्स पर कोई सिग्नल आ रहे हैं, किसी को कोई कॉल वॉल देनी है तो पहले एक बार हाथ खड़ा कर दे, बता दें, क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि आप ऐसी रिसर्च लेके आते हैं जिनसे हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, भंग हो जाता है। ऐसे आरोप आप लगाएं, इससे पहले मैं एक बार पूछ लूं, किसी को कुछ देना है? नहीं? चलिए, अब कोई मुझ पे कोई आरोप नहीं लगाएगा। अब जो हम रिसर्च या इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसके बाद आपका चार्ट देखने का ज़्यादा मन करेगा नहीं, ठीक है? और वो ये है कि देश भर में डेटिंग ऐप्स की लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। और कहाँ बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है वो तो आप सब लोग जानते होंगे। कहाँ बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, क्या कुछ हो रहा है, जरा पहले अच्छे से सुन और समझ लें। आशीष हमारे साथ है सारी डिटेल्स लेकर। आशीष बताइए, ये कहाँ से ढूंढ के लाए इन्फॉर्मेशन? सर, ये रिपोर्ट्स आई हैं काफी सारी जगहों पर। हाँ। लेकिन कोविड काल में हो रहा था, लोकप्रियता बढ़ रही थी, समझ में आ रहा था, लोग अकेले थे, टाइम बहुत ज्यादा था। तो कोविड काल में तो सब फैमिली के साथ थे, अकेले कहाँ थे? ओके, ओ सॉरी, अच्छा समझ गया। हाँ, जो शादीशुदा है वो साथ है। Exactly. हाँ, जो अकेले थे वो तो अकेले ही थे। बिल्कुल। लेकिन कोविड के बाद से यूजर बेस 3 गुना बढ़ गए, 3 गुना। और जितना यूजर बेस कोविड काल में था, उससे 3 टाइम ज्यादा यूजर्स अभी फिलहाल आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या बात कर, 3 गुना? 3 गुना है सर, इसके लिए 3 बार बोलते हैं, 3 गुना है। बहुत बड़ा मार्केट है। अच्छा। हाँ, और सर कैसा है कि मेट्रो सिटीज में तो लोकप्रिय है ही, लेकिन मेट्रो सिटीज के बाद अगर आप देखें तो जो छोटे शहर हैं वहां पर सबसे ज्यादा लोकप्रियता बढ़ रही है। इनफैक्ट अगर पूरे भारत में सारे यूजर्स को देख लें तो 70% जो डेटिंग एप्स के यूजर हैं वो छोटे शहरों में रहते हैं। अच्छा, हाँ, 4 महानगरों के अलावा? हाँ, अभी देखो पता लगाता हूँ। ठीक है। हाँ। सर इसके अलावा गुरुग्राम जो है वो काफ़ी नंबर 1 है। हैदराबाद यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है, जयपुर है, कोची है, चंडीगढ़ है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लगातार जो इसकी लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। सर एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स ये निकल कर आ रही है कि हर प्रति व्यक्ति यूजर दिन में 3.5 घंटे डेटिंग एप्स पर बिताता है। 3.5 घंटे। यस, 3.5 घंटे? हाँ।
लेकिन सर है ना, ये लॉजिकल भी है, क्योंकि मैंने देखा है कि भारत में है ना, एक उम्र के बाद अगर आप शादीशुदा ना हो बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। अच्छा। हाँ, वो दिन भर आपको वही सुनना पड़ता है। अच्छा। तो शायद उसकी तलाश में लेफ्ट राइट। वो उम्र का क्या है, मतलब क्या, मतलब किस उम्र के बाद मतलब ये फील आती है? सर आप समझ सकते हो स्टूडियो में एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं आशीष। दीप की ज्यादा होगी ना आपसे तो उम्र। मैं वो एज क्रॉस कर चुका हूँ जहाँ कोई बोलता है। अच्छा, ओके, अच्छा। आशीष अभी भी उसी रेंज में। तो नहीं तो, लेकिन वो अगर कोई ताने मारता है ऐसा कि शादी नहीं की अब तक, एग्जैक्टली, हाँ, तो फिर उसमें डेटिंग ऐप में जाने से क्या होगा? सर क्योंकि 72% डेटिंग ऐप और मैचिंग ऐप दोनों में फर्क है ना। हाँ, डेटिंग और मैचिंग में फर्क है, लेकिन डेटिंग फाइनली हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप। अच्छा, डेटिंग मैचिंग की तरफ। अच्छा, फर्स्ट स्टेप। और सर आपके सवाल का जवाब भी स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास। 72% का मानना है कि ऑनलाइन डेटिंग एप्स के माध्यम से भी आपको सच्चा प्यार मिल सकता है। कितने लोगों का मानना है? 72%। 72। हाँ, ये वो उसी तरह के होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो सुबह 9:15 बजे लेते हैं, नहीं बिक पाता तो 3:30 बजे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाते हैं। मुझे लगता है वही डेटिंग ऐप में सच्चा प्यार ढूंढते होंगे। और सर ओवरऑल भी सर्वे किया था जी, ओवरऑल भी काफी लोगों का सर्वे किया, तो उसमें 45% लोगों का मानना है कि डेटिंग एप्स जो है एक सरल और बेहतर माध्यम है। किस चीज का? मतलब शादी वादी करने का, डेट करने का। गजब है, ये सब चल रहा है हिंदुस्तान में, हमें पता ही नहीं। हमारी आंख नाक के नीचे ये सब हो रहा है। ये पूरा मतलब ये सर्वे कितना मतलब ऑथेंटिक माना जाए? सर एक काफी बड़े जो इनकी यूजर बेस की संख्या बहुत ज्यादा है। टिंडर है, उसने 2021 में कराया था, फिर उसके बाद भी आया है, और बम्बल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। इन दोनों के इनपुट्स काफी ज्यादा हैं। सर इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 कंपनीज लिस्टेड हैं, एक तो जीवनसाथी.com InfoEdge का है, और एक मैट्रिमनी जो खुद लिस्टेड है। इनको भी अपने तरीके में सुधार लाना पड़ेगा कि वो देखो यूजर फीडबैक ले लो भाइयों। सर इसमें एक चीज है, वो बाकी जगहों पे क्या है, वो प्रेशर रहता है कि आप मिल रहे हो, शादी के लिए मिल रहे हो, हाँ बोलना है ना बोलना है। डेटिंग ऐप्स में वो फॉर्मेलिटी नहीं रहती है, वो इनफॉर्मल रहता है, हुआ नहीं हुआ, तो वो इसलिए ज्यादा भरोसा। इसमें भी बहुत सिंपल होता है, अगर आपको कोई चले पसंद तो है चांद तक, नहीं तो शाम तक वैसा। एग्जैक्टली वैसा जी, एग्जैक्टली। अच्छा, जी बताइए आप सारी आपकी जो भावनाएं सब रखिए आशीष। सर दीपांशु अभी बता रहे थे, उसमें मैं ऐड करता हूँ कि कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई पसंद आ गया तो राइट स्वाइप है, कोई पसंद नहीं आया तो लेफ्ट स्वाइप है, बात खत्म वहीं पे। ये क्या होता है राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप? मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बताओ। मतलब अगर 2 लोग हैं और दोनों ने अपनी प्रोफाइल देखी, फोटो देखी, ठीक है, अगर मुझे पसंद आया, मैंने राइट स्वाइप किया, सामने वाले को पसंद आया, उसने राइट स्वाइप किया, तो ही आप एक दूसरे से बात कर पाएंगे। अच्छा। वरना एक ने रिजेक्ट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया तो नहीं होगा, दोनों ने एक्सेप्ट करना है तभी आप बात कर पाएंगे। अच्छा, वो राइट स्वाइप वही होता है। अरे वाह, क्या बात है, गजब। ओहो, अच्छा, बाय द वे जिन शहरों का आपने नाम लिया कि जिन शहरों में महानगरों का, उसमें पुणे का नाम नहीं है? पुणे का दोनों हमारे देखो किरण जी और सचिन जी बहुत ऑफेंडेड फील कर रहे हैं। नहीं सर, पुणे का नाम आप दोनों के होते हुए पुणे पीछे कैसे रह गया सर? हाँ किरण जी। अनिल जी, जयपुर है, जैन साहब हमारे पहले हमेशा रहते हैं तो और ये गुड़गांव तो मतलब क्या बताऊं मैं, बंसल जी, आशु जी, मुदित जी। अच्छा, हमारे गुड़गांव तो इनका भी रेस्टोरेंट भी है, के सुपुत्र का। बिल्कुल। तो दिल्ली वाले ज्यादा फॉरवर्ड, सबसे ज्यादा गुरुग्राम में लोकप्रियता सबसे ज्यादा लोकप्रियता के हिसाब से देखें तो काफी ज्यादा है। तो बंसल जी, आपके वहाँ लोकप्रियता होने का कारण क्या है? देखिए, पहले तो अनिल जी इसमें गुरुग्राम गुड़गांव का अनिल जी नाम नहीं है, नाम पुणे का है। और इसमें अनिल जी ये डेटिंग वेटिंग नहीं अनिल जी, दिस इज मोर ऑफ अ फिशिंग अनिल जी। बोथ वे है, मतलब कि मेल भी कर रहा है, फीमेल भी कर रहा है। और तीसरी चीज अनिल जी, आप अपनी टीम को बोले टेंडर और बाकी जगह पे जाएं तो अनिल जी फोटोज भी फेक लगती हैं। जिस तरीके से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फेक है और बाकी चीजें फेक चलती हैं, शेयर की रिकमेंडेशन होती है, तो अनिल जी आप 100% टेंडर में भी कुछ लोगों ने आपकी फोटो लगा रखी होगी, तो यहाँ फेक प्रोफाइल भी बनते हैं अनिल जी। मतलब आपने फेक प्रोफाइल देखे या आपके फेक प्रोफाइल आपने देखे? नहीं अनिल जी, मैं बता रहा हूँ अनिल जी, फेक प्रोफाइल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगल ही कर रहे हैं। जो ऑलरेडी फैमिली वाले हैं ना, वो भी लगे हुए अनिल जी डेटिंग ऐप पे दूसरे की फोटो लगा के। तो आप एक बार अनिल जी अपनी टीम से चेक करवाएं आप। जी। अच्छा, किरण जी कुछ पुणे के लिए कहना चाहते हैं? जी किरण जी। नहीं, पुणे के लिए नहीं, मैंने जो आपने पूछा ना बंसल जी को, वही मैं कहने वाला था। आप एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो क्या? लेकिन ये तो गजब है, मतलब अच्छा 3.5 घंटा आदमी वहां बिता रहा है प्रति व्यक्ति। ओहो।
मतलब डेटिंग करने के पहले ही रोज 3.5 घंटा बिता रहा है। बात क्या होगा? अगर जो दीप बता रहे दोनों का ग्रीन स्वाइप हो गया तो उसके बाद डेटिंग शुरू होती होगी, बातचीत शुरू होती है, फिर हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद टाइम बिताते होंगे वो, ऐसा होगा एक बार ग्रीन स्वीप होने। नहीं, इसमें भी हंटिंग में भी 1-1.5 घंटा तो लोग आराम से बैठे रहते हैं। पैसिव शिकारी जो हम कहते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के पैसिव शिकारी, लेवल आएगा तो खरीदूंगा, वैसा है। लेकिन पैसिव शिकारी को टाइम नहीं देना पड़ता है, एक्टिव शिकारी को ही देना पड़ता है उछल कूद। चलिए बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च और इन्फॉर्मेशन लेकर आए आशीष। कोई लिस्टेड कंपनी तो एक तो कौन सी होगी, इन्फो एज, लेकिन वो तो डेटिंग में नहीं है। डेटिंग में नहीं सर, वो मैट्रिमोनी में है वो। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो प्रियंका चोपड़ा जी की वहाँ लिस्टेड है शायद, बम्बल लिस्टेड है सर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है ना लिस्टेड बम्बल। ओके, बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग। बाजार के तनाव से जो आपने पिछले 10 मिनट हमें मुक्ति दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगा ही नहीं कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन जब वापस देख रहे हैं तो गिर रहा है, थोड़ा और गिर चुका है। और जैसा लग भी रहा था कि गिरेगा, यहाँ पर संकेत थोड़े कमजोरी के ही हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए बढ़ते आगे, और कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है वहीं पर फोकस कर लिया जाए। गिरने वाले शेयरों की जो लिस्ट बड़ी होती दिख रही है उनमें, अच्छा एक चीज़ और मैं पूछा था आशु जी से। आशु जी बीच में अंबुजा सीमेंट वगैरह काफ़ी पसंद कर रहे थे आशु जी, आज सारे सीमेंट शेयर वापस से चल रहे हैं, इंडिया सीमेंट वगैरह भी। तो क्या कहीं कोई खरीदारी का मन बन रहा है क्या आपका? अनिल जी, कल का दिन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चल रहे थे अनिल जी वही फेवरेट थे और वही सारे घटे हुए हैं। अंबुजा भी अनिल जी देखिए 570-80 जाके 500 पे आके खड़ा हो गया है। देखिए मुझे लगता है कि अगर चलेगा तो अंबुजा बिल्कुल चलेगा, लेकिन अनिल जी उसके लिए मार्केट चलनी बहुत जरूरी है। तो अभी अनिल जी सारे स्टक है, रोल ओवर्स देखने पड़ेंगे कितने हुए हैं। अब देखिए अनिल जी क्या एक साइकोलॉजी क्या है, अगर तो किसी ने कोई ऑप्शन लेके जिसका चला गया, मैंने कहा 22,000 एक लॉट में 22 रुपए चले गए, 17 चले गए, जिसका अनिल जी फ्यूचर लॉन्ग है, अनिल जी आप जितना मर्जी कह लो, इतना लॉस देने के बाद कोई काटता नहीं है। वो कहता है जब इतना देख लिया तो और देखेंगे, और मार्केट तो बुल मार्केट ही है ना, तेजी तो है ना। तो अनिल जी वो कटना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं कटता, वो रोल ओवर होता है और रोल ओवर ज्यादा होते हैं, तो मुझे अभी कोई ऐसी मेजर रिवर्सल नहीं दिखती। अनिल जी देखिए वो अभी हम बातें क्या कर रहे हैं, विशफुल, होपफुल, प्रे, ऐसे पे थोड़ा मार्केट चलेगी। यानी कि मार्केट में जेन्युइन चीज निकल के आनी चाहिए तो चलेगी। और बाहर जो अनिल जी मैं बाहर की कंट्रीज में देख रहा हूँ, डे बाय डे अनिल जी हालत खराब हो रही है, और आगे की तो फ्यूचर विजिबिलिटी है वो भी मतलब कहीं से भी होपफुल नहीं दिख रही है, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो या बाकी चीजें हो। तो अनिल जी वो जो एक बीच में एक तेजी बनी थी, लग रहा था कि नहीं ये इंटरेस्ट रेट और ये सब डिस्काउंटेड है, पर अनिल जी उनका जो रेपरकशन निकल के आएगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ मतलब वो डिफरेंट चीज हो सकती है। हम अनिल जी ये कंफर्ट ड्रॉ करते हैं कि इंडिया इज बेटर देन द रेस्ट, इंडिया इज बेटर देन द रेस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेस्ट कितने खराब होंगे उस पर कुछ तो बीटा देंगे आप इंडिया को। आप बोलेंगे इंडिया 25% बेटर रहेगा, 50%। आशु जी माफ करना, गलती हो गई, मैंने सीमेंट खरीदने का पूछ लिया, आगे से जो भी पूछूंगा बेचने का ही पूछूंगा। सीमेंट पे तो बता दो नहीं लेना, कोई बात नहीं, बाकी सबकी तो धुलाई मत करो। आशीष जी बोलो सीमेंट पे कुछ। नहीं अनिल जी आप ठीक कह रहे हैं। अनिल जी एक्चुअली क्या है कि अगर कॉल नहीं होती तो मुझे मौका कम मिलता है ना, तो आप मेरे पास आते हो। अब कॉल होती है तो आप देखिए, आप कहते हो कि अनिल जी देखिए आप जब वॉइस होते हो तो कैसे लोग मेरी गलती नहीं है, आप खुद ही आप कहते हो देखो मुदित जी अच्छे आदमी है, बाय कॉल दे रहे हैं, एक अच्छे आदमी और आ रहे हैं, 2 बाय कॉल दे रहे हैं। तो अनिल जी आप देखिए खुद अपना बायस क्रिएट करते हो, तो फिर लोग तो बोलेंगे। नहीं देखो, सबको बोलने का अपना अपना राय रखने का अधिकार। मैं तो मस्ती करता हूँ, मैं सबकी आपकी भी करता हूँ, कभी बंसल जी की भी। अब मोदी जी की क्या करूँ, मोदी जी इतने भोले हैं ना, मतलब इसलिए मुझे हमेशा उनके लिए मतलब हमेशा अच्छा ही निकलता है। मतलब कुछ मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि मोदी जी की किसी बात पे तो खिंचाई करूँ, ये नो बोल ही नहीं डालते कभी तो कुछ ऐसा बोले जिससे अनिल जी यू आर राइट। मुदित अनिल जी बिल्कुल जेन्युइनली देखिए मैं बता रहा हूँ अनिल, जो आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है। मुदित बहुत ही प्यारा लड़का है सर। इतने भी नहीं है जितने आप कह रहे हैं। चलो पहला मौका मिला, चाहे मोदी जी से नहीं दिया, आशीष जी से दिया है। चलिए बढ़िया है, आइए बढ़ते आगे। रियल एस्टेट सेक्टर पर करते हैं फोकस, जहां पर चहल पहल काफी जबरदस्त है, एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या एक्शन हो रहा है बताने के लिए आशीष हमारे साथ है,
आशीष बताइए रियल एस्टेट सेक्टर का हाल। सर सबसे बढ़िया बात यह कि Q2 में देखें तो बिक्री काफ़ी अच्छी हुई है। 7 शहरों में टोटल 84,903 यूनिट जो है वो बिके हैं। लॉन्चेस के लिहाज से भी देखें तो 82,000 यूनिट्स का जो है नया लॉन्च यहाँ पर देखने को मिला है। और Q2 ये तिमाही ये 2015 के बाद की सबसे अच्छी तिमाही है बिक्री के लिहाज से। आप देखें तो यहाँ पर रियल एस्टेट कंपनी पर फोकस करना होगा। लेकिन सर सबसे बड़ा ट्रिगर ये आ रहा है कि त्योहारी सीजन यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय है वो रियल एस्टेट बिक्री के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। और पिछले साल अगर आप इसी पीरियड में देखें 2021 में तो करीब 91,000 यूनिट जो है वो बिके थे। और इस बार इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं इनका मानना यह है कि इस बार सेंटिमेंट्स थोड़ा सा बेहतर है। पिछले साल थोड़ी सी कोविड की दिक्कत थी, उससे पहले तो पूरा वॉश आउट था। इस बार हो सकता है कि 91,000 की यूनिट को सरप्लस करते हुए नजर आए। और बिक्री के लिहाज से आप देखिए कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। सर एनरॉक की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक आप देखिए कि त्योहारी सीजन में बिक्री काफ़ी अच्छी होगी, कंज्यूमर सेंटिमेंट काफ़ी बड़ा हुआ है। और साथ में अगर आप देखें तो जो इनका लागत खर्च बिल्डर्स का बढ़ा था वो उन्होंने धीरे धीरे पास ऑन किया, करीब 5% तक हाइक भी ली है। हाउसिंग.com का भी एक सर्वे में देख रहा था सर, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो इन्होंने जो सर्वे करा है इसके मुताबिक 47% जो लोग हैं वो रियल एस्टेट में फिलहाल निवेश करना चाहते हैं। 21% सिर्फ शेयर बाजार में, 16% गोल्ड में और 15% एफडी में। यानी रियल एस्टेट के लिए देखें तो त्योहारी सीजन बड़ा ट्रिगर है और सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक सुधरे हैं। ये इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है इनको रियल एस्टेट या रहने के लिए घर चाहिए? सर ये इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि शेयर बाजार का भी उसमें नाम है। अच्छा, तो प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट पे पूछा लोगों से। रेशियो बताओ कितना गोल्ड में, कितना रियल एस्टेट में, एक बार जरा बताओ। रियल एस्टेट में 47% है, सब कुछ 47 सबसे टॉप है। अच्छा हाँ, ये वैसे हाउसिंग.com का सर्वे। शेयर बाजार में नॉट बैड, 16% गोल्ड, 15% एफडी। हाँ आशीष जी आप इस पे राय दीजिए, ये काम कीजिए। ये जो सर्वे आया है इसमें 47% लोग बोल रहे हैं कि वो रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, 21% बोल रहे हैं इक्विटी में, 16% गोल्ड और 15% एफडी। आई थिंक ये गोल्ड एफडी के लिए इतना कम रेशियो पहली बार ही देखा हूँ। इतना कम तो इनका काफी मार्केट शेयर खा गया है इक्विटी नहीं तो इक्विटी में पहले 1-2% से ज्यादा कभी आता नहीं था। आशु जी विशेष टिप्पणी आपकी? अनिल जी ये बिल्कुल जो पिछले 2 साल के अंदर हुआ है ना पोस्ट कोविड, अनिल जी जो मैं लॉन्ग टर्म विजन की बात भी करता हूँ, देखिए गोल्ड भी अनिल जी लॉन्ग टर्म के अंदर ही आता है। मैं इक्विटी की बात कर रहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म चेंज होगा, तो गोल्ड भी ऐसी चीज होती थी। अनिल जी जो न्यू जनरेशन है ना तो उनको ज्वेलरी का मतलब इन्वेस्टमेंट वाला शौक है ना इतना ज्यादा गोल्ड का, एंड प्लस जो लास्ट 3 साल में हुआ है अनिल जी टोटल एक जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ है लोगों का, वो डेफिनेटली हुआ है कि मतलब अनिल जी घर भी उसी के अंदर आ रहा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिस वन लाइफ, दिस इज द टाइम, सीज द मोमेंट, सो एवरीवन वांट्स टू हैव द बेस्ट ऑफ द हाउस। और उसमें ये नहीं कि कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन एक अच्छा घर बहुत जरूरी है और बड़ा घर बहुत जरूरी है। और दूसरा अनिल जी इक्विटी मार्केट्स, तो इक्विटी मार्केट्स में अनिल जी जैसे हम आप ये देखिए अनिल जी एज ए ब्रोकर हम कितना स्ट्रगल करते रहते थे। मतलब मैं एज ए करियर भी आपको बताता हूं, आपने बहुत क्लोजली वॉच किया है, आप इसका पार्ट रहे हैं। पिछले 20-25 साल में कई बार ऐसे टाइम आया लगता था यार यहाँ क्यों है, और कई बार ऐसे टाइम आया लगता है कि इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। बट अली जी जो पिछले 2-3 साल में जो ट्रैक्शन आया है ना, जो हम 25 साल से वो जो फॉरेनर्स को प्रेजेंटेशन बना के देते थे कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतना इन्वेस्टमेंट, इतने लोग इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हैं, और अगर 2% 3% भी बढ़ गए मतलब इक्विटी मार्केट्स में आ गए तो क्या हो जाएगा। वो 20 साल तक नहीं हुआ अनिल जी, लेकिन जो पिछले 2-3 साल में हुआ है। सो एज ए कॉन्सेप्ट अनिल जी एज ए ब्रोकिंग भी बहुत बढ़िया ही है मार्केट की, एक इट हैज बीन रियली एक्सेप्टेड एज एन इंडस्ट्री, एज एन एसेट क्लास, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये अनिल जी जो माइंडसेट शिफ्ट हुआ है डेफिनेटली हुआ है। तो रियल एस्टेट में मैं पॉजिटिव हूं। और अनिल जी अभी मैं 5 मिनट पहले ही मतलब स्क्रीन देख के ये बात कर रहा था, ये 410 वाला डीएलएफ, अभी आप गुड़गांव की बात कर रहे थे और रियल एस्टेट की बात कर रहे थे कि 410 वाला डीएलएफ था, इसी एक्सपायरी में 350 आ गया, 348-50। मुझे लगता है कि अनिल जी मतलब अगर आपको मैं बोल रहा हूं, मैं अभी कॉल नहीं दे रहा हूं अनिल जी क्योंकि मैं कल देखना चाहता हूं, बट आई थिंक डीएलएफ वुड बी वन ऑफ द स्टॉक्स which I will probably be the first buyer. I mean, will be my first buy pick in the next couple of days अगर मार्केट थोड़ी ठीक रहती है। तो अनिल जी रियल एस्टेट में मैं पॉजिटिव, और जिस तरह से अनिल जी गुड़गांव में प्राइसेस बढ़े हैं अनबिलीवेबल। अनिल जी ऐसी चीजें बढ़ रही हैं कि मतलब हर हफ्ते के हिसाब से बढ़ रही है, और ऐसे कई लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गुड़गांव स्पेसिफिक है, दिल्ली स्पेसिफिक नहीं है, डीएलएफ स्पेसिफिक है। बट डीएलएफ स्पेसिफिक नहीं हो सकता अनिल जी, ये मतलब एक कंफर्ट या मतलब आपस में वो बात करने वाली बात है। बट अनिल जी रियल एस्टेट और इक्विटी दोनों में देखना ट्रैक्शन बहुत बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ेगी, और गोल्ड विल लूज इट शीन। नहीं ठीक बात है। और वैसे भी आपने कहा कि मैं एक्सपायरी देखने के बाद ही बाय कॉल देना चाहता हूँ, तो आप पिछले 2-3 दिनों से लगातार कह भी रहे कि रुकिए उसके बाद में, तो वो डिसीजन सही है। अभी तक बिल्कुल 100% वो सही रहा है कि
खरीदने की जल्दबाजी ना करें। कल देखें, कोई दिक्कत नहीं है, और आज का तो वैसे खत्म होने आया ही है। इस बीच आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अनुराग ठाकुर साहब हैं, जो कि कैबिनेट की आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं उन पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो भी फैसले वो घोषणा करेंगे हम आपको हमारी भी खबर पर डियरनेस अलाउंस 4% से बढ़ गया। बिल्कुल, और कर्मचारियों के लिए जो रेलवे वाले उनके लिए 4% डीए का अनाउंसमेंट हो चुका है। अच्छी बात है, ये आता हुआ फैसला बड़ा। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे, और अब एक और खास रिसर्च हम लेकर आ रहे हैं। आप सोचेंगे आज बड़ी रिसर्च आ रही है, तो मैं आपको बता दूं रिसर्च तो हमारे पास रोज ही रहती है और भरपूर रहती है और ढेर सारी रहती है। दिक्कत ये कि बिगुल इतने बचते ना कि हमारी रिसर्च पीछे रह जाती है, और रिसर्च वाले बोलते हैं सर इतने बिगुल बजे हमारा तो नंबर ही नहीं आया। मैंने कोई बात नहीं, जिस दिन मार्केट खराब होगा तुम्हारा ही नंबर आएगा। तो और रिसर्च की जरूरत ही सबसे ज़्यादा उसी वक्त पे। तो आज बिगुल मतलब कितने बजे थी, आज रिकॉर्ड तो नहीं बन जाएगा कहीं क्लोजिंग शो में? बन सकता है सर, बनने के पूरे आसार है। डीवीज लैब, एशियन पेंट्स, मेट्रोपोलिस, मनापुरम, सेठी साहब वालों को छोड़ दो 2, तो बाकी 4 ही है इस साल का लो। ओह माय गॉड, 6 एक्सपर्ट और 4 बिगुल, बहुत नाइंसाफी है। ये तो गजब है, वाह बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए, तैयार है वरुण बताने के लिए एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च, निफ्टी से बाहर होने वाले शेयरों में आगे कैसा रहता है ट्रेंड, ये बता रहे हैं एक खास रिसर्च के जरिए। वरुण बताइए, शेयर निफ्टी से बाहर निकलने के बाद घटता है कि बढ़ता है? अनिल जी, आम धारणा तो एक ही घटता है कि भाई निफ्टी से निकल गया, फंड अब लेंगे नहीं, जिनके पास है वो बेचेंगे, तो ये लगता है जो बाहर जा रहा है बेकार है, छोड़ो बेच दो। सो अनिल जी, इसमें 2 डेट्स का एनालिसिस किया। बेसिकली ये BTST आप समझ के चलिए। हाँ, BTST। अच्छा, हाँ ओके। इसलिए क्योंकि हमने 2 डेट्स का एनालिसिस अभी के लिए किया है। वो है जिस दिन बाहर निकलने वाला रहता है वो दिन, यानी कि कल का दिन, जो श्री सीमेंट बाहर निकलने वाला है। कल श्री सीमेंट, कल आखिरी दिन है इनका। श्री सीमेंट का निफ्टी 50 में, और अडानी जो है परसों से आ जाएगा, अडानी एंटरप्राइजेस। और एक परसों का जिस दिन बाहर निकलता है उस दिन का। तो ये 2 डेट्स फिलहाल इंपॉर्टेंट है, एक आखिरी दिन और एक पहला दिन जो एंट्री मारेगा। तो अनिल जी, एक बात तो साफ है कि जो बाहर जा रहा है उसमें खरीदारी करना है, क्योंकि हमने पिछले 5 जो चेंजेस हुए हैं उसका एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे ही निकाला है। तो जब भी जो स्टॉक बाहर जाता है, तो जिस दिन वो बाहर जाने वाला रहता है उस दिन उस स्टॉक में तेजी होती है। पिछले 5 बार तो यही हुआ है। जब उस दिन मतलब कल आखिरी दिन, तो कल श्री सीमेंट बढ़ना चाहिए आइडली। ट्रेंड तो यही कहता है। और तेजी भी ऐसी नहीं अनिल जी, छोटी मोटी अच्छी खासी 2-2.5-3% के आसपास की तेजी होती है। अगर एवरेज निकालेंगे पिछले 5 का तो आता है करीब 3.8% के आसपास का। हाँ, उसमें 5 में किस किस को लिया है जरा बताओ। बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि IOC, गेल, जी एंटरटेनमेंट, है ना, भारतीय इंफ्राटेल जिसको जो पहले इंडस टावर था, और वेदांता, ये तमाम वो स्टॉक। 5 शेयर जब भी निकले तेजी की और मतलब मंदी तो हुई नहीं, मंदी कभी नहीं, तेजी भी भरपूर हुई है, तेजी भरपूर होती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा तेजी जो हुई थी वो भारतीय इंफ्राटेल में हुई थी। जिस दिन वो बाहर निकलने वाला था उस दिन करीब 8% के आसपास की तेजी हुई थी इसमें। ओह माय गॉड। अच्छा। और दूसरा ये तो 3.8% के आसपास हो गया। और अगले दिन यानी कि जिस दिन ये बाहर निकल जाते हैं निफ्टी के, उसके नेक्स्ट दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी औसतम करीब 2.8% के आसपास की तेजी आती है। पिछले 5 में से इनफैक्ट पिछले 3 जो थे उनका अगर आप एवरेज निकाल लेंगे तो वो करीब 4% के आसपास आता है। उसके पहले जो भारतीय इंफ्राटेल यानी कि जो इंडस टावर और वेदांता था उसमें थोड़ी कम तेजी आई थी। उसके बाद जो हुए थे चेंजेस उसमें भरपूर तेजी आई थी। जबकि जो अंदर आने वाले रहते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो उनमें कोई खास गेंस देखने मिलते नहीं है। पिछले 5 में से 3 इंस्टेंसेस ऐसे थे, इनफैक्ट जो फर्स्ट डे यानी कि कल जो था, जिस दिन बदलाव होने वाले हैं, 5 में से 3 बार तो स्टॉक्स में गिरावट आई, केवल 2 बार तेजी आई। और जिस दिन चेंजेस हो गए उसके अगले दिन अगर आप देखेंगे तो 5 में से 3 बार तेजी आई, 2 बार गिरावट आई है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रेंड जो स्टॉक शामिल होने वाला रहता है उसमें नहीं रहता है, लेकिन हाँ जो बाहर जाता है उसमें एक स्पेसिफिक ट्रेंड देखने मिला है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि श्री सीमेंट BTST है। वाह क्या बात है। अच्छा एक काम करते हैं, जरा जय इसके चार्ट्स वार्ट्स और जो भी FNO के डेटा देखने जरा देख लीजिए, क्या कुछ ऐसे अहम, क्योंकि सीमेंट बाकी तो पूरा बुलिश है, हाँ करेक्ट, सीमेंट में तेजी, श्री सीमेंट लाओ जरा भाई। तो बाकी सीमेंट शेयर तो भाग रहे हैं, ये खाली बाहर निकल रहा है, इस चक्कर में भाग नहीं पा रहा बेचारा। तो क्या है इसको सही जगह क्या है खरीदने की, ये बताइए। बिल्कुल अनिल जी, देखिए सीमेंट पर जैसे आपने कहा सेक्टर पर शॉर्ट टर्म में तो व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट सुबह आज अल्ट्राटेक दिया था अनिल जी और उसमें भी एक बहुत ही बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने मिला और मार्केट में फिर से हाई लेवल से करेक्शन आया
बट सीमेंट शेयरों में नहीं आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी के काइंड ऑफ एक बाउंस सीमेंट शेयरों में देखने मिल सकता है। और जहां तक श्री सीमेंट का सवाल है अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल ये निकल रहा है तो इंट्राडे में अगर कल हमें श्री सीमेंट लगभग 20,500-600 के रेंज में अगर मिल जाता है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बन सकता है श्री सीमेंट में। ऑन दी अपसाइड आई बिलीव दैट इमीडिएटली लगभग 21,300 एंड देयर आफ्टर में भी 21,600, 21,300 से 21,600 तक का मूव हमें इंट्राडे पर्सपेक्टिव श्री सीमेंट में देखने मिल सकता है। और अगर ये 20,500-600 के आसपास अनिल जी मिल जाता है तो वहां से लगभग 1,000 पॉइंट का एक अप मूव देखने मिल सकता है। बट येस, आई एम विथ यू ऑन दिस के शॉर्ट टर्म एटलीस्ट ये सीमेंट शेयरों में एटलीस्ट पॉज हो गया है फॉल एंड एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। सीमेंट है यहाँ पर निचले स्तरों पर खरीदारी करने का मौका आपके लिए बन सकता है इस वक्त। ये श्री सीमेंट इस पर रखनी है राय, ये आपको एक्शन देखिए। बाय द वे सीमेंट की बात निकली है तो एक दो काउंटर्स की बात कर ही ले अनिल जी, क्योंकि इंडिया सीमेंट तो मूव कर रहा है, जो अभी आप हाईलाइट भी कर रहे थे, वापस 250 के ऊपर है। रैमको सीमेंट में क्या चल रहा है और लंबे समय बाद ये काउंटर है जो रेडार पर आया है। मुद्दत जी जरा रैमको सीमेंट का चार्ट देखें सर, इस पर कोई व्यू 740 का लेवल इस समय? जी, स्टॉक में बिल्कुल सपोर्ट लिया है 700 के लेवल पे और अच्छा बाउंस बैक दिया है। लास्ट 4 सेशन का जो हाई था वो भी ब्रेक हुआ है और आज के सेशन में 100 डेमा के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। मार्केट की कोई भी वीकनेस स्टॉक पे काम नहीं कर रही है, हमें लगता है और तेजी बन सकती है। 770 तक के अपसाइड में ये काउंटर दिखा सकता है। बिल्कुल पोजीशन है, होल्ड करके चलेंगे 770 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए रैमको सीमेंट जिस पर रखनी है नजर। आइए एक चार्ट कॉर्नर का व्यू चलते हैं बंसल जी के पास। बताएं सर। दिपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL पर खरीदारी की राय है। देखें तो डिफेंसिव बैट है और स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। पॉजिटिव क्रॉसओवर यहां देखने को मिला हुआ है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है ये एक्सपायरी के नजरिए से 40-45 रुपीज का अप मूव दिखा सकता है। 2684 2684 का स्टॉप लॉस लगाना है। लीवर में खरीदारी की राय है। 2735 2735 पहला टारगेट है, 2748 दूसरा टारगेट है और HUL है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। HUL और अभी बात करते करते स्टॉक में भी आपको एक्शन दिख रहा है। डिफेंसिव रुझान बाजार का बना हुआ है इस समय। मुद्दत जी के पास चलते हैं, मुनाफे वाले मुद्दत। बताएं मुद्दत जी। ये बहुत बढ़िया स्टॉक में ब्रेकआउट है। इनफैक्ट निफ्टी करीब 150 पॉइंट के करीब डाउन है, लेकिन स्टॉक ब्रेकआउट दिखा रहा है और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। बाय करके चलना है UBL, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। यहाँ पर बाय करेंगे 1685 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। इसको BTSC करके जाने की सलाह दे रहे हैं। 1730 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1666 का। स्टॉक में बात करें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक शॉर्ट कवरिंग के लिए काउंटर तैयार हो चुका है और मार्केट की कोई भी करेक्शन स्टॉक पे काम नहीं कर रही है। अच्छे वॉल्यूम के साथ इन लेवल्स पर बाइंग देखने को मिली है। लास्ट 1 घंटे के वॉल्यूम को देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी अभी इसी 15 मिनट्स की कैंडल में होता हुआ नजर आया है। तो लग रहा है एक बढ़िया BTST के लिए कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ रहा है। 1730 के टारगेट्स कल तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। UBL को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1666 का। ओके, तो ये है आपके लिए UBL जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ रहा है UBL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, दोनों ही हमारे रेडार पर रहे हैं और स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम ही दिख रहा है। आइए कैश का ऑप्शन चलते हैं जय के पास। बताएं सर। दीप, सुबह तो बैंक निफ्टी पर एक बाउंस एंटीसिपेट किया और वहां से लगभग 200-250 पॉइंट का एक मूव आया, वहां पे प्रॉफिट बुक करने का भी मिला। बट अब रिलायंस खराब लग रहा है मुझे। रिलायंस का अक्टूबर का 2320 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे थी। 71 से लेकर 73 के रेंज में आप खरीदिए इसे। 71 to 73 के रेंज में रिलायंस का अक्टूबर का 2320 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन दीप खरीदना है। यहाँ पे आप 53 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए एंड टारगेट ऊपर में जो इसके निकल कर आ रहे हैं दीपांशु, पहला टारगेट बनेगा इसका 89 का एंड सेकंड टारगेट विल बी 104 का। 89, 104, 104 तक जाने की पूरे चांसेस है इसमें। इसको खरीद कर चले। एक जबरदस्त शॉर्ट यहाँ पे बन रहे हैं और अच्छा खासा ब्रेक डाउन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रिलायंस में हमें 2360 के नीचे देखने मिल रहा है और इसमें अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट
सपोर्ट भी जो रिलायंस का निकल कर आ रहा है वो काफी नीचे है दीप, लगभग 2250 तक की जगह इमीडिएटली बन चुकी है, मतलब 80 पॉइंट लगभग आपको एक कट देखने मिल सकता है, विच इज अराउंड 3% अप्रोक्सीमेटली यहाँ से फिसलना चाहिए रिलायंस, एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प और दैट विल लीड टू फॉल इन निफ्टी एज वेल। पर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, इसलिए इंस्टेड ऑफ निफ्टी आई चूज रिलायंस, बिकॉज यहाँ पे क्लियर कट एक ब्रेक डाउन है। जैसे एशियन पेंट्स में तेजी दी, बाय रिकमेंडेशन दी और वहाँ पे मूव देखने मिल रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट फॉल, वहाँ पे स्ट्रेंथ है, लाइकवाइज यहाँ पे वीकनेस है। ओके तो ये है आपके लिए रिलायंस। सुबह सिमी जी की पिक ऑफ द डे में भी रिलायंस पर सेल कॉल था, आई थिंक उनके टारगेट्स भी हिट हो गए और अब जय की तरफ से पुट ऑप्शन खरीदने की राय आ रही है। आइए बैन से बेनिफिट इस सीरीज में आखिरी बार ले लेते हैं अपडेट आशीष से। कल नहीं होगा, कल बैन से बेनिफिट कल तो नहीं होगा सर, कल तो सब ग्रेजुअली बाहर आ ही जाएंगे। सबको निकलना पड़ेगा कल सबको आज ही आखिरी बच्चे कितने हैं? 2 ही स्टॉक बचे सर, और 2 में से भी एक आ जाएगा बाहर, जी आ जाएगा बाहर, क्योंकि 79% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। आइडिया अभी भी करीब 83% पर बना हुआ है, तो आज डाउटफुल है, कल ही बाहर निकल सकता है। लेकिन सर एंट्री होगी पीएनबी की, थोड़ा सा डाउटफुल है कहना, लेकिन 103% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। और इंडिया सीमेंट्स भी काफ़ी देर से प्रयास कर रहा है, लेकिन बॉर्डर लाइन पर है, 95.3% है, तो मुश्किल है इंडिया सीमेंट्स का। लेकिन पीएनबी थोड़ा सा नज़र रखनी पड़ेगी 103% के पास, बाकी जी बाहर आ रहा है, तो जी बाहर आ जाएगा और बना रहेगा आपका आइडिया। तो 2 की एंट्री हो भी सकती ना भी हो आखिरी मिनटों में, क्योंकि रोल ओवर्स बहुत चल रहे हैं ना। कितने बचे? 15 मिनट में बहुत सारे रोल ओवर्स होते हैं, तो आखिरी आधे घंटे में रोल ओवर्स थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो पीएनबी और इंडिया सीमेंट 2 देखते हैं क्या कुछ होता है, होगा तो फिर आखिरी दिन देखा जाएगा जैसा होगा ऐसा। आइए, ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। बढ़ते आगे, और फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स में, यानी कि जो आप वेबसाइट्स पर जाकर जो कुछ भी आप खरीदारी करते हैं उनकी बिक्री अलग अलग वेबसाइट पे जाके करते हैं या कंपनियों की वेबसाइट पे भी डायरेक्टली करते हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त बिक्री देखने को मिल रही है। आंकड़े कैसे हैं, कितनी ज़्यादा बिक्री होती दिख रही है, आइए जानते हैं। नूपुर हमारे साथ है इस वक्त। नूपुर बताइए, सब लोग घर बैठे बैठे शॉपिंग कर रहे हैं? बिल्कुल सर, घर बैठे बैठे शॉपिंग कर रहे हैं। अरे ये सारे शॉपिंग वाले लिंक्स आप ही क्यों लेके आते हैं? सारे आते हैं ना, चाहे मॉल में जाके शॉपिंग वाले हो, चाहे घर बैठे शॉपिंग वाले, कोई खास वजह इसकी? वो तो मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा। अच्छा ओके, समझ गया, मतलब शॉपिंग वाले। बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग डेटा है सर, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन अगर हम ई कॉमर्स का देखें जो सेल ऑन है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, अभी फिलहाल 4 दिनों में 24,500 करोड़ से ज्यादा की सेल हो चुकी है। हाँ सर, 25,000 करोड़ की सेल्स। हाँ, गजब, खर्चा ही खर्चा हो रहा है सर। ओके, 28% ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। पर्सनल केयर पे लोग काफी ध्यान दे रहे हैं, 70% का वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ पे। थोड़ी देर पहले में क्या क्या आ गया भाई? सब कुछ सर। पर्सनल केयर मतलब नायका आ जाएगा। नहीं, कंपनी नहीं, प्रोडक्ट्स पर्सनल केयर में क्या गिने जाते हैं पर्सनल केयर में? परफ्यूम्स, डीओस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, उनकी बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है। 70%। अच्छा ओके, और इंटरेस्टिंग है सर, थोड़ी देर पहले डेटिंग ऐप की बात हो रही थी, तो डेटिंग के लिए फोन चाहिए होता है, तो 25,000 करोड़ में 11,000 करोड़ तो मोबाइल फोन ही बिके हैं। ओह, 50% ऑलमोस्ट। यस सर, मोबाइल। क्या बात है। अच्छा, मतलब भले क्वांटम में कम हो लेकिन क्वांटिटी में कम हो, लेकिन प्राइस वैल्यू वाइज देखेंगे तो मतलब वैल्यू वाइज तो हाईएस्ट है मोबाइल। हाईएस्ट। और एप्पल और वन प्लस सबसे ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि डिस्काउंट्स बहुत ज्यादा है तो। अच्छा, एप्पल भी डिस्काउंट देता है? हाँ सर। अच्छा, ये ओके। वो 14 नंबर पे है डिस्काउंट। 14 नंबर पे वैसे आ रहा है। आई थिंक नुपुर दिखा भी रही थी कुछ। हाँ सर, मैं एक्चुअली कल दिखा भी रही थी कि एक्चुअली मेरे भाई ने लिया है ऑनेस्टली। आईफोन 14 पे भी डिस्काउंट है, तो 80,000 का लोगों ने 60 के आसपास लिया है। अच्छा, मिल रहा, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब है डिस्काउंट तो है। ओके, चलिए बंसल जी को गिफ्ट देना होगा, कुणाल जी को तो 20,000 सस्ता मिलेगा उनको। अच्छा, और बताइए और क्या क्या डिटेल्स हैं? और उसके अलावा होम डेकोर के जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ आती दिख रही है। गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, ज्वेलरी, सब तरफ इक्वल ग्रोथ है।
इनफैक्ट महीने भर का जो फेस्टिव सीजन है वहाँ पे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की इस बार सेल्स हो सकती है। हमने बात की थी कि रूरल इंडिया में डिमांड कम है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जोग्राफिकल ब्रेकअप देखेंगे तो टियर 1 सिटीज़ में 32% से वॉल्यूम ग्रोथ है, टियर 2 में 20% और टियर 3 सिटीज़ में इनफैक्ट 28% से ग्रोथ आती दिखी है। तो रूरल डिमांड भी इस बार स्ट्रॉन्ग है। तो सारे स्टॉक्स फैशन से जुड़े, पर्सनल केयर से जुड़े, इस पे नजर आएगी। ओके, तो जबरदस्त ई कॉमर्स में बिक्री होती हुई दिख रही है, जो कुछ भी सेल्स। तो नूपुर के लिए वही नूपुर के लिए वही ठीक है। जब हम सुबह हम बात करें फोटो इज माई मोटो, तो नूपुर के शॉप टिल यू ड्रॉप है ना, करते रहो खर्चा, करते रहो शॉपिंग, मर्जी आए है ना, बिल आएगा तब देखा जाएगा क्रेडिट कार्ड को। मैं तो बोल रहा हूँ हस्बैंड ही देख लेगा। हाँ, मतलब जो भी देखेगा, जो देखेगा देखेगा। लेकिन ये तो ट्रेंड बड़ा बदल रहा है, बहुत और जबरदस्त खर्चा वो है ही नहीं। अब बताओ कहाँ है मंदी? कहाँ है मंदी? सवाल यही, कहाँ है मंदी? आशीष जी, जो ये इतनी शॉपिंग की जा रही है, इसके बारे में कोई आपकी विशेष टिप्पणी? आशीष जी, ये लगता है जी अनिल जी, वही सेम थ्योरी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये जो अनिल जी हम जो बात करते हैं ना कि एयरपोर्ट पे बहुत रश है, रेस्टोरेंट पे बहुत रश है, फ्लाइट में जगह नहीं है, अनिल जी सिर्फ जो पैसा खर्च हो रहा है वो सिर्फ शॉपिंग, खाना पीना, घूमने में हो रहा है। अगेन विद द सेम स्पिरिट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो अनिल जी, मैं बार बार आपको समझाने की और थोड़ा हिलाने की कोशिश करता रहता हूं कि इन्वेस्टिंग भी लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन चेंज होगी, और इसमें जो पैसे जा रहे हैं अनिल जी, उसको देख के आप पूरा इकोनॉमी में नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनिल जी साइकोलॉजिकल चीज हो रही है। आशीष जी, हम न समझेंगे न सुधरेंगे। हमें इस बात का ज्ञान और इस सत्य का ज्ञान तभी होगा जब हम किसी दिन आपके साथ गोवा जाएंगे, और वहां हमें पता चलेगा कि जिंदगी में ना मिलेगी दोबारा। या स्टूडियो में कैसे समझ में आएगा? आप कितनी भी कोशिश कर ले, वहां जाके जब जिंदगी जिएंगे तो पता चलेगा कि बॉल इज इन योर। अनिल जी, एक मैं चीज बताता हूं, आपको नहीं पता कि आपके नीचे एक रिवोल्ट की तैयारी हो रही है, और उस रिवोल्ट के सरगना कौन है जो आज टीवी पर नहीं है पैनल पे? कुणाल जी। और कुणाल जी ने अनिल जी ये तक कहा है कि अगर अनिल जी नहीं जाते तो नहीं जाए, हम सब चलते हैं। हम वहां से शो करेंगे, अनिल जी को अकेले स्टूडियो में छोड़ देंगे, तब उनको इतना फोमो होगा, तब समझ आएगी कि चलना चाहिए। आपको क्या लगता है मेरे सूत्र इतने ढीले? देखो, आज सुबह मुझे पता चला अभी शो में कुणाल जी है नहीं। नहीं, ये मजाक की बात है। कुरान जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कल सुबह आपको दर्शन जरूर देंगे, लेकिन मौका मिला तो मैंने कहा चौका मारा। हाँ, तो देख लिया जाए। आइए 3-20 की स्ट्रेटेजी ले लेते हैं जल्दी से। फाइनल मार्केट स्ट्रेटेजी। कोई आसार नहीं है अनिल जी रिकवरी के। 250 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स, 600 अंक नीचे बैंक निफ्टी डेज लो पर निफ्टी 150 अंक नीचे दिख रहा है। यूरोप के बाजार डेज लो पर है, 2% नीचे। कच्चा तेल संभला हुआ है, रुपया भी डेज लो के पास है। जी, सब कुछ डेज लो पर ही है, बताए क्या करके जाना है? दीप, देखिए मामला तो खराब ही है, और कल वीकली एक्सपायरी भी है। अब आप जिन लेवल पे बंद हो रहे हैं, अब और जाहिर सी बात है कि अमेरिका से भी आपको कोई अच्छे संकेत तो मिल नहीं रहे। अब एग्जैक्टली कैसे बंद होंगे, क्या होंगे, तो ओवरनाइट रिस्क मिनिमम रखें। अगर आपके पास है लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन, तो दोनों में अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आप 16,600 का एक पुट ऑप्शन या 16,500 का पुट ऑप्शन लेकर हेज कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन है तो 17,000 या 17,100 का कॉल ऑप्शन लेकर हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगा कि शायद बैंक निफ्टी उतना कमज़ोर ना हो, लेकिन चूंकि 38,000 के पुट ऑप्शन पर जो पोजीशन बनी थी, वो पोजीशन लास्ट में अनवाइंड होती दिखी, और इस वजह से बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा गिर गया, क्योंकि और वही 37,650 750 की जो रेंज थी वहाँ पर आ गया। तो नेचुरली ये भी थोड़ा ओवरसोल्ड तो इसमें है ही। अब कल देखा जाएगा, फ्रेश जो भी खरीदारी या बिकवाली करनी है कल देखा जाए। आज के लिए इस तरह के माहौल में ओवरनाइट पोजीशन रखना रिस्की है। अगर आपको हेजिंग करनी है 37,500 के पुट या फिर 38,000 के कॉल के साथ आप कर सकते हैं, अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें तो पोजीशन। अदरवाइज अपने रिस्क मैनेजमेंट रखना ज़्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि ये डायरेक्शनल कॉल लेके रात को डाउ क्या हो जाएगा, सुबह डाउ फ्यूचर क्या होगा, हम कल काम खुलेंगे। इसका जवाब ढूंढने के बजाय ये कि आपके पास जो पोजीशन है उसको आपको मैनेज कैसे करना है वो देख लीजिए। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो अपने हिसाब से पोजीशन मैनेज करें, हेज रखें या फिर लाइट रहिए, रिस्क लेने की इस समय ज़रूरत नहीं है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दो स्टॉक्स पर राय लेनी थी। एक स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये हम रोज देख रहे हैं, बाजार का मूड माहौल कैसा भी हो, इस स्टॉक में आपको खरीदारी दिख रही है। आज भी 1.5% ऊपर है, और सच जी मैं देख रहा था
19 सितंबर से इसमें रैली हुई नहीं है, यानी कि पिछले 9 दिनों में या फिर 7 ट्रेडिंग सेशन में 20% का उछाल डॉक्टर लाल ने दिखा दिया। 7 दिनों से लगातार इस पे गेंस भी आ रही हैं। क्या चल रहा है सचिन जी, इसका चार्ट देखें एक बार। दीपांशु, इनफैक्ट काफी कंसिस्टेंट रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। इनिशियली पिछले हफ्ते में काफी सारा शॉर्ट कवरिंग का डेटा था एंड गोइंग फॉरवर्ड लास्ट 2 दिनों में तो लॉन्ग्स ही एडिशन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है वो स्ट्रक्चर में काफी बड़ा बदलाव हो चुका है। लगभग 6 महीनों के बाद अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है। तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा अगर साइडवेज या कंसोलिडेट होता है तो काफी हेल्दी माना जाएगा अगले अगले रन अप के लिए। तो इमीडिएट बेसिस पे तो काफी बड़ी मूव यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है। मुझे लग रहा है थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद जरूर इसमें और लॉन्ग पोजीशन ऐड की जा सकती है। ओके, तो थोड़ा कंसोलिडेशन बट लॉन्ग पोजीशन ऐड की जा सकती है। मेट्रोपोलिस पर भी सचिन जी ने राय दी थी और डॉक्टर लाल पर रखिए नजर। इस वीक बाजार में ये स्टॉक अच्छे एक्शन में रहा है। एक और स्टॉक एक्सिस बैंक, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था करीब 1.5 करोड़ शेयर्स के सौदे, आधे % इक्विटी के सौदे हुए थे। उस स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है जब वो एक बड़ी ब्लॉक डी हुई थी। समझ में आ रहा है एक बड़े हेज फंड ने अपनी पोजीशन यहाँ पर हल्की करी है, जिसकी वजह से आपने स्टॉक में मूवमेंट देखा है। 3% नीचे ये काउंटर बंद हो रहा है। जय, जरा एक्सिस बैंक पर एक बार अपनी राय दें। दीप, ओवरऑल तो काफी दिनों से, लगभग 3 दिनों से स्टॉक में 6 दिनों से लगभग ये स्टॉक में जबरदस्त बिकवाली देखने मिली। और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो इंपॉर्टेंट एक्सिस बैंक में देखने लायक है दीप, दैट इज 702 के आसपास के जो लेवल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्सिस बैंक में दीप 200 डेमा के नीचे ब्रेक डाउन देखने मिल रहा है, बट देन 700 इज अ गुड सपोर्ट। अगर वहां पे ये पॉज लेता है अपनी फॉल का, देन देयर कैन बी सम बाउंस बैक टू द लेवल्स ऑफ 735। 700 के लेवल्स अगर डिसिसिवली तोड़ता है दीप, देन फर्दर आपको वीकनेस देखने मिल सकती है। तो इस लेवल्स पर आई बिलीव कि 10 पॉइंट के आसपास का रिस्क ले सकते हैं क्लोजिंग बेसिस। अगर वो ब्रेक करें तो ही आप सेल करें, अदरवाइज 700 के आसपास एक बार आप अग्रेसिव ट्रेडर्स कैन लुक आउट फॉर शॉर्ट टर्म बाउंस एज वेल। तो यह है आपके लिए एक्सिस बैंक, जहां पर रखनी नजर। किरण जी, मदरसन सुमी समर्दना मदरसन, अब जो नया नाम है इसका, इस पर जरा राय दें सर। अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक 20-22 लाख शेयर्स के सौदे होते हैं और वहां से स्टॉक और थोड़ा नीचे फिसता है, 4.5% नीचे 106 के लेवल पर। दीप, चार्ट पैटर्न वीक है, बहुत अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न से ब्रेक डाउन मिला था कल के सत्र में और वो कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि पहला सपोर्ट साइकोलॉजिकल लेवल का 100 रुपए का रहेगा, पर इवेंचुअली ये तैयारी हो रही है लगभग 91-92 की। ये तो 91-92 की तैयारी हो रही है, यानी कि 3 डिजिट से अब डबल डिजिट का काउंटर ये बनने के लिए हो रहा है तैयार। डबल डिजिट कट आपको निफ्टी में आते हुए दिख रहा है क्लोजिंग से पहले। ब्रेथ काफी खराब हुई है। आज सुबह गैप डाउन हुआ करीब 150 पॉइंट का, वहां से फिर बाजार थोड़ा संभला, फिर गिरा, फिर संभला, एक बार के लिए पॉजिटिव हुआ, बट एंड में आप डेज लो पर बंद हो रहे हैं एग्जैक्टली 1% के कट के साथ। स्टॉक्स जिन्होंने होल्ड आउट कराए कच्चे तेल की नरमी की वजह से, हम देख रहे हैं लगातार एशियन पेंट्स और बाकी पेंट स्टॉक्स में खरीदारी है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज डिफेंसिव में खरीदारी, ब्रिटानिया, HUL ये भी डिफेंसिव थे, यहाँ पर भी खरीदारी। आइशर मोटर्स, इसका मोमेंटम बरकरार है, बाजार जैसा भी रहे आज अच्छी खरीदारी दिखा रहा था। M&M में मूवमेंट था, TCS और टेक महिंद्रा भी थोड़े पॉजिटिव दिखे, डिवीज अपोलो हॉस्पिटल में भी आपको मूवमेंट था। बट JSW स्टील हिंदाल्को टॉप लूजर 3.5% नीचे, एक्सिस बैंक 3% फिसला है। ITC और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों में लगभग 3% की गिरावट है। इन दिग्गजों की वजह से भी आपने निफ्टी में प्रेशर बनते हुए देखा। टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, SBI, UPL, अदानी पोर्ट्स, HDFC और HDFC बैंक 2% नीचे, बजाज फिनसर्व, हीरो मोटो और साथ ही श्री सीमेंट जो बस कल आखिरी दिन होगा निफ्टी में, उसके बाद बाहर जाने की तैयारी में है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था। इंडिया सीमेंट 7.5% ऊपर, वायदा कारोबार का टॉप गेनर। रैमको सीमेंट में भी खरीदारी रही। मुथूट और मन्नापुरम दोनों में आज आपने अच्छा एक्शन देखा। ग्लेनमार्क ये भी बाउंस बैक दिखा रहा था। लुपिन में खरीदारी रही और जाइडस लाइफ साइंसेज भी होता था। तो फार्मा सेक्टोरली आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग शो दिखा रहा था, बट बाकी और कहीं एक्शन नहीं था। लुपिन भी उसमें जोड़ लीजिए। यूनाइटेड ब्रूरीज पॉजिटिव रहा, BHEL साथ ही मैरिको, यहाँ पर भी आपने एक्शन बनते हुए देखा। पावर ग्रिड 3 दिनों से बाउंस बैक आ रहा है इसमें, और महानगर गैस ये भी आज आपको ऊपर दिख रहा था। गिरावट चंबल फर्टिलाइजर 5% नीचे है और आई थिंक ये वापस अपने जून लोज की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। तो चंबल फर्टिलाइजर में गिरावट रही। PNB, संवर्धना मदरसन, हिंदुस्तान कॉपर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी एक ब्रेकडाउन आया था। बंधन बैंक, इंडस टावर्स, M&M फाइनेंस,
डेल्टा कॉप में आज आपको फिर से गिरावट दिखी है। साथ ही आपने देखा आरती इंडस्ट्रीज, पीरामल एंटरप्राइजेस, वेदांता, नैल्को और वोडाफोन आइडिया, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। कैश मार्केट में भी कई सारे स्टॉक्स थे जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन आपको बनते हुए दिखा भी था आज सुबह से ही। इंडोको रेमेडीज 5.5% नीचे था। एडवांस्ड एंजाइम्स यहां पर गिरावट दिखी आपको। एंजल 1 3.5% नीचे। एमआरपीएल 3.5% नीचे था। कल्पतरू पावर, ऑयल इंडिया, नोसिल, ये भी काउंटर्स थे जो फिर से हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स यहां पर भी आपको गिरावट दिखी है। पर गरवारे हाईटेक 8% ऊपर है ये काउंटर। आईटीआई 7% की तेजी। गुजरात फ्लोरो, असाई इंडिया, तानला प्लेटफॉर्म्स 5% के सर्किट पर था। स्टार सीमेंट, केएसबी लिमिटेड, रूट मोबाइल, आज तो हमने इनसे बात भी करी थी। इसके साथ ही ज्योति लैबोरेटरीज और अंबर एंटरप्राइजेस, ऑल कार्गो, लॉजिस्टिक स्टॉक्स फोकस में हैं ही आज रिकमेंड। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस और साथ ही केआरबीएल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपने खरीदारी देखी है। घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई दिख रही, क्योंकि अब इस घंटी की आवाज के बाद कम से कम कल सुबह 9 बजे तक बाजार स्टेबल हो जाएंगे, गिरना बंद करेंगे, ये आप मान सकते हैं। 16,827 दिन के निचले स्थानों पर जाकर बंद हुए हैं बाजार एकदम लो पॉइंट पर आज के। और बैंक निफ्टी भी 37,626 का लो बनाया, उसके बेहद करीब 37,675, तो 37,650, 750 की जो आखिरी सपोर्ट रेंज थी वहीं पर पहुंचे। और निफ्टी भी 16,825 के आसपास की रेंज पर जाकर बंद होते हुए नजर आए। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। हेयर ट्रांसप्लांट से गंजेपन की समस्या को दूर करने वाले ऐसे जो दावा करने वाले विज्ञापन हैं आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन अब नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक हॉस्पिटल और जरूरी सुविधाओं से लेस क्लिनिक में ऐसी सर्जरी हो पाएगी। साथ ही ट्रेंड डॉक्टर ही हेयर ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। शाम 6 बजे इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। आखिर इस गाइडलाइन से क्या क्या खास बातें, और पहली बात तो ये गाइडलाइंस लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। चर्चा में हमारा साथ देंगे डॉक्टर राजीव सूद साहब, वो एडवाइजरी मेंबर है एनएमसी के। डॉक्टर अनिल कुमार गर्ग साहब जो कि प्रेसिडेंट है AHRS के, एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया। इनकी भी एसोसिएशन। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान में किस चीज़ की एसोसिएशन नहीं है? खाली एक एंकर्स की नहीं बनी अभी तक, बाकी तो सबकी है ना मर्टिन जी? बनानी पड़ेगी। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके। और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी होंगे हमारे साथ, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट, जो बताएंगी इसके बारे में। गजब है, हेयर ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा इतना बड़ा वो। अच्छा, एक बार मैं गया था पहले, एक बार है ना, आज से 15 साल पहले की बात होगी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो मैं भी एक ऐसे ही हेयर ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर के पास गया। और एक तो है ना, वो इतनी दवाएं लिख के देते हैं, अरे भाई पूछो मत, दिन की 5 सुबह 5 शाम को, नहाने के पहले ये लगाओ, नहाने के वक्त ये लगाओ, ये वाला शैम्पू, मतलब आप वो आयुर्वेद की तरह आप कर ही नहीं पाएंगे, इतनी सारी हो जाती है। हाँ, दवाएं। हाँ, और फिर भी मैंने जोश जोश में ले ली। पैसे भी बहुत लगते हैं। फिर गौर से देखा तो उनके खुद के बाल उड़े हुए थे। सच्ची बता रहा हूँ, मैं नाम लेना पता चल गया, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ। फिर मैंने कहा ना, तुमसे ना हो पाएगा, और तब से लेके मैंने कुछ नहीं लिया। आज भगवान की दया से ठीक ठाक है अभी तक, खेती लहलहा रही है अभी तक। अच्छा, भूमि बंजर नहीं हुई। आइए, तो ये है आपके, हाँ, सेठी साहब के लिए ये शो जरूर बहुत काम का है, अगर वो देखना चाहें तो जरूर देखेंगे। सेठी साहब तो अभी भी शो तो देख ही रहे, शाम 6 बजे का। आइए बढ़ते आगे, और इसके बाद वाले शो पर करिए फोकस, और वो होगा आपके लिए मनी गुरु का। आज बताएंगे कि कौन से एसेट क्लास में अभी भी आपके लिए शानदार निवेश के मौके हैं। इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, क्या खरीदें, कितना खरीदें, किस एलोकेशन में खरीदें, रिस्क का सॉल्यूशन, एसेट एलोकेशन, शाम 6:30 बजे मनी गुरु में। हमारे साथ होंगे प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज, और साथ ही श्वेता रजानी जी होंगी जो कि हेड म्यूचुअल फंड्स आनंदाठी वेल्थ मैनेजमेंट की। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। सरकार अगले साल से बेचे जाने वाले स्मार्टफोन में स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम यानी कि नाविक को लाने की तैयारी कर रही। वाह, नाम बढ़िया है, नाविक। हाँ, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम होगा। वो नेविगेशन इंडिया ऐसा करके कुछ न कुछ सिस्टम ऐसा करके बन जाएगा, नाविक। इंडिया 360 डिग्री में बताएंगे क्या है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक, क्यों भारत चाहता है कि स्मार्टफोन निर्माता इसे अपनाएं, और बताएं कि दुनिया में दूसरे देशों के मुकाबले
हमारा सिस्टम कितना अलग और कितना बेहतर है। मोबाइल का संसार, नाविक खेवन हार। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। ओबेसिटी यानी कि मोटापे की वजह से हर साल भारतीय 35 अरब डॉलर खर्च करते हैं। मुझे लगता है 35 में से 34 तो खाने में करते होंगे, $1-8 घटाने में करते होंगे। और अगर सही समय पर कदम नहीं उठाया गया तो ये खर्चा 850 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। कितनी बड़ी समस्या है और आपके हेल्थ के साथ साथ कैसे ये वेल्थ को खत्म करता है। मेहनत से कमाया, मोटापे में समाया। मुझे लगा मोटापे में गंवाया नहीं, समाया। समाया ज़्यादा सही से, बिल्कुल अंदर आपके मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये है हमारी आज की कवर स्टोरी, जो देखिएगा ज़रूर। विदा लेने का वक्त है। बंसल जी, आशु जी, मुदित जी और साथ ही सचिन जी और किरण जी, जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।